Hello guys, welcome to प्रतिबिंब एकेडमी। टुडे हमारी जो कंप्लीट एमपीपीएससी प्रीलिम सीरीज है उसका डे 3 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे अपना आज का टॉपिक यूनिट 1। यूनिट 1 का पूरा टॉपिक इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें। अगर थोड़ा बहुत पार्ट बच जाता है तो उसे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज का ये वीडियो यूनिट 1 का कंप्लीट वीडियो बन जाए। इससे पहले हमने यूनिट 10 के दो पार्ट में उसे कवर किया है, तो यूनिट 10 के दोनों पार्ट को आप जरूर देखें। वो दोनों पार्ट देखने के बाद यूनिट 10 का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे एग्जाम में ना बने। तो यूनिट 1 और यूनिट 10 के पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है आपको जो ऊपर आई बटन दिख रही है उसमें से आपको मिल जाएगा, तो आप यूनिट 10 के वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद यूनिट 1 का ये जो वीडियो है उसे आप देख लें, ठीक है। तो अब हम आप चाहें तो अभी भी देख सकते हैं, क्योंकि यूनिट 1 तो अलग ही है यूनिट 10 से, तो आप इस वीडियो के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का यूनिट 1 के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोल गधेड़ो किस क्षेत्र का प्रमुख पर्व है। जो गोल गधेड़ो है, गोल गधेड़ो क्या है। बात आती है कि आखिर ये गोल गधेड़ो है क्या, तो गोल गधेड़ो एक विवाह प्रथा है, ठीक है। विवाह प्रथा मतलब एक मैरिज कस्टम है, और ये कौन लोग मनाते हैं, तो गोल गधेड़ो जो विवाह प्रथा है ये भील ट्राइब से रिलेटेड है, ठीक है। भील जो लोग होते हैं, मैंने आज ही एक ट्राइब्स का वीडियो भी बनाया है, वो आज शाम तक अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग जिनको भी इसमें दिक्कत हो, ट्राइब्स के बारे में पढ़ना हो, तो वो भी इस वीडियो वो ट्राइब का वीडियो से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो शाम तक अपलोड हो जाएगा, आप लोग उसको जरूर देख लें, ठीक है। तो गोल गधेड़ो जो है ये एक विवाह प्रथा है जो कि भील ट्राइब्स के द्वारा मनाई जाती है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में मनाई जाती है, तो निमाड़ और मालवा क्षेत्र में। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बघेलखंड के राय नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो बघेलखंड में एक राय नृत्य होता है, तो पूछ रहा है इसमें कौन सा वाद्य यंत्र यूज होता है। तो देखिए बघेलखंड का राय नृत्य कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे औरतें इस तरह से डांस करती है, और आप देखिए यहाँ पे कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है, तो बजाया जा रहा है ढोलक, ठीक है। तो जब राइट नृत्य जो होता है उसमें जो वाद्य यंत्र यूज होता है वो कौन सा होता है, ढोलक। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ग्वालियर घराना भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है, ये शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जो ग्वालियर घराना है, इसमें बोल रहे हैं क्वेश्चन में भारत के सबसे पुराने घरानों में से एक है, तो सबसे पुराने उन घरानों में से एक है जिनमें जो कि म्यूजिकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी घराने थे उनमें से सबसे पुराना घराना ग्वालियर घराना था, ठीक है। अब बात करते हैं ये ग्वालियर घराना का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था, तो जब मुगल एम्पायर अकबर का शासनकाल चल रहा था उसी टाइम, मतलब 1542 से 1605 के बीच में ग्वालियर जो घराना था उसका उदय हुआ, ठीक है। और ग्वालियर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैसे तानसेन हो गए, वो भी ग्वालियर से ही संबंधित थे। अब बात आती है कि ये जो ग्वालियर घराना है वो किस क्षेत्र से संबंधित था, शास्त्रीय संगीत के किस क्षेत्र से, तो ये संबंधित था ख्याल से, ठीक है। अब देखो ख्याल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ख्याल जो है वो क्या, देखो जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक होता है ना, शास्त्रीय संगीत, उसकी दो शैली होती है। एक होती है हमारी साउथ इंडियन शैली और एक होती है नॉर्थ इंडियन शैली। नॉर्थ इंडियन शैली मतलब जो हिंदुस्तानी संगीत होता है, और जो साउथ इंडियन शैली होती है दैट मीन्स कर्नाटक संगीत, ठीक है। तो हमको कौन सी बात करनी है, ग्वालियर कहाँ का, हिंदुस्तान नॉर्थ इंडियन का है, ठीक है। तो इसमें जो ख्याल की बात हम कर रहे हैं, तो ख्याल गायकी जो होती है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी शैलियों में से एक है, जो आज भी जो आधुनिक भारतीय संगीत है उसमें भी ये मतलब अपना एक विशेष स्थान बना के रखी हुई है। अगर हम बात करें ख्याल का, तो ख्याल जो है वो इंडियन म्यूजिक का ही फॉर्म है, ठीक है।
एक रूप है किस चीज का, इंडियन म्यूजिक का। लेकिन ख्याल को हम क्या बोल सकते हैं कि ध्रुपद का एक टाइप है। मतलब सबसे पहला ध्रुपद आया, ध्रुपद से ही ख्याल निकल कर आया, लेकिन दोनों में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जो हमारा ध्रुपद होता है, ध्रुपद जो है वो प्योर इंडियन म्यूजिक है, ठीक है, प्योर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, वो ध्रुपद है। लेकिन जो ख्याल है वो है मिक्स ऑफ इंडियन एंड पर्शियन म्यूजिक। मतलब कि जो हमारा भारतीय और जो हमारा फारसी म्यूजिक है, उन दोनों का जो मिक्स है वो हमारा ख्याल कहलाता है। और जो सिर्फ इंडियन म्यूजिक है वो ध्रुपद कहलाता है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो अगर 3 मार्क्स में आपसे ध्रुपद और ख्याल में डिफरेंस पूछे तो आप ये लिख सकते हैं कि दोनों सेम ही है। ख्याल जो है वो एक टाइप ही है ध्रुपद का। डिफरेंस ये है कि ध्रुपद प्योर इंडियन है और ख्याल जो है वो इंडियन प्लस फारसी या फिर पर्शियन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो होशंगाबाद नगर की स्थापना कब की गई? तो देखिए होशंगाबाद की लोकेशन देख लेते हैं। तो हमारी जो नर्मदा रिवर है उसके साउथ में है होशंगाबाद, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1435 में, ठीक है। जो हमारा होशंगाबाद है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एजलेस सिटी, ठीक है। और जो अभी होशंगाबाद का जो ऑफिशियली नेम है वो क्या है? नर्मदापुरम। अगर बात करें होशंगाबाद में किस चीज का हेडक्वार्टर है, तो होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का और नर्मदापुरम डिवीजन का, दोनों का हेडक्वार्टर होशंगाबाद में ही स्थित है। और ये मैंने लोकेशन तो आपको बता दी कि नर्मदा रिवर के साउथ में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बटियागढ़ शिलालेख कहाँ पर है, ठीक है। तो बटियागढ़ शिलालेख से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बटियागढ़ कहाँ पे है। तो बटियागढ़ जो है वो एक टाउन है और एक तहसील है, कहाँ पे? दमोह डिस्ट्रिक्ट में। बटियागढ़ जो है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव तहसील है, ठीक है। और यहाँ पे एक ग्रांड स्टेडियम बनाया गया है जिसे क्या कहते हैं? लवली पार्क, ठीक है। लवली पार्क, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे लवली पार्क जो है स्टेडियम वो कहाँ है, तो वो है बटियागढ़ में। और बटियागढ़ कहाँ है? दमोह में, ठीक है। तो बटियागढ़ में ना हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, मतलब जो ऐतिहासिक इंस्क्रिप्शन मतलब शिलालेख जो होते हैं वो मिले हैं। एक मिला है हमको 1328 ईस्वी का जिसका नाम था एपिग्राफी का, ठीक है। इसमें जो एपिग्राफी का जो इंस्क्रिप्शन मिला है हमें, उसमें ना मुस्लिमों को शक कहा गया था और उसमें मोहम्मद तुगलक का भी उल्लेख था। जो एपिग्राफी का था उसमें दिल्ली के बारे में भी मेंशन था। और दिल्ली को में क्या बोला गया था? तो दिल्ली में उसे जोगनीपुर बोला गया था। एक दूसरा शिलालेख भी मिला है जो कि 1324 एडी का है। यहाँ पर जो मतलब हमारा बटियागढ़ है वहाँ पे एक वो था, क्या महल था जो खंडहर बन गया है, तो वहां से हमको एक शिलालेख मिला है जो कि जिससे हमको गयासुद्दीन तुगलक का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये पता चलता है कि गयासुद्दीन तुगलक के शोबेदार ने ही वो जो खंडहर अब बन चुका है उस महल को बनवाया था। तो अब बटियागढ़ के बारे में आप इतना सब कुछ जान गए हो तो आप इजीली बता सकते हो कि बटियागढ़ शिलालेख कहाँ पर है, तो वो है दमोह में, ठीक है। कौन से जिले में है? दमोह में। और विक्रम संवत के जो 1324 और 1328 ईस्वी के वो मिले हैं क्या? इंस्क्रिप्शन मिले हैं। दिल्ली को क्या कहा गया था? जोगीपुर कहा गया था। और मुस्लिम्स को शक कहा गया था। मोहम्मद तुगलक का उल्लेख 1328 एडी वाले में है। और जो हमारे जोगनी क्या बोलते हैं उनको, गयासुद्दीन तुगलक, इनका उल्लेख किसमें है? 1324 एडी वाले इंस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के किस स्थान से महेंद्र व संघमित्रा का संबंध रहा है। तो महेंद्र व संघमित्रा कौन थे? तो महेंद्र व संघमित्रा अशोक के पुत्र और पुत्री थे, ठीक है। और इनका जो संबंध है वो सांची से रहा। वही जो है वो बौद्ध धर्म को अशोक ने अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही वे सांची आए थे और उसके बाद वे चीन चले गए थे, ठीक है। तो अगर पूछेगा मध्य प्रदेश के किस स्थान से इन दोनों का संबंध था महेंद्र व संघमित्रा का, तो वो था सांची से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरकी जनजाति
जो कोरकू जनजाति है जो कि बैतूल जिले में निवास करती है उसे क्या कहते हैं? तो देखो कोरकू जो है ये भी आप ट्राइब्स का वीडियो देख लेना तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, किस तरह रहन सहन है उसका, किस तरह दिखते हैं वो लोग, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा उस ट्राइब्स के वीडियो को देखने के बाद। तो उस वीडियो को जरूर देख ले, ठीक है। कोरकू जनजाति जो है जो कि बैतूल जिले में निवास करती है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बावरिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि भील जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? तो भील जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है उसे कहते हैं डोसा, ठीक है। देखिए गाइस, आप लोग चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपको बनाना है मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति है उसमें क्या होता है? घोटुल प्रथा होती है। भुइया जो है धांगर भाषा प्रथा। भारिया जो है, ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गया होगा कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से महेंद्र व संघमित्रा का संबंध रहा है? तो वो है सांची, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फ्रॉम वेयर वी गॉट क्वाइंस ऑफ, ठीक है गाइस। तो हमने पढ़ लिया था कोरकू जनजाति जो कि बैतूल जिले में निवास करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बावरिया। अगर हम बात करें भील जनजाति का प्रमुख नृत्य क्या है? तो वो है डोसा। आप सारे लोग ट्राइबल का जो वीडियो आ रहा है एमपी ट्राइबल्स का उसे जरूर देख लीजिएगा, वो आज शाम तक या कल सुबह तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जब ये वीडियो मिलेगी तो आपको इसमें उसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य हो गए डोसा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए जो मुड़िया है, मुड़िया का ये मतलब एक साइड दिया है ट्राइब और दूसरी साइड दिया है कि जो प्रथा उनसे संबंधित है। तो मुड़िया जनजाति से घोटुल प्रथा संबंधित है। तो यस, मुड़िया जनजाति से घोटुल प्रथा सही संबंधित है। अगर हम भूया की बात करें तो उससे धागर भाषा, भारिया से बात करें गति ओरा और मुंडा से बात करें तो धुमकोरिया। तो अब बताना है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो सही जो है वो हमारा मुड़िया से घोटुल और भूया से धागर भाषा है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही है। अब आपके एमपीपीएससी के एग्जाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि घोटुल प्रथा आखिर होती क्या है? तो घोटुल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो घोटुल है वो भारत के कई जनजातीय समूह के एक बड़े कुटीर या झोपड़ी को कहते हैं, ठीक है। तो मतलब घोटुल कुछ नहीं है, घोटुल एक प्रथा है, लेकिन घोटुल किसको बोलते हैं? घोटुल प्रथा होती है और वो घोटुल में होती है। और घोटुल क्या होता है? घोटुल एक कुटीर होती है या एक झोपड़ी कह सकते हैं जिसमें पूरे गांव के बच्चे और किशोर किशोरियां सामूहिक रूप से रहते हैं, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में जो घोटुल प्रथा होती है उनमें अंतर होता है। कुछ में बच्चे घोटुल में ही सोते हैं, मतलब रहते भी वही हैं सोते भी वही हैं। और कुछ में क्या होता है, बच्चे पूरे दिन तो वहीं रहते हैं घोटुल में, लेकिन रात में अपने अपने घरों में सोने चले जाते हैं। घोटुल में कबीले से संबंधित आस्थाएं जैसे ज्ञान हो गया, नृत्य हो गया, संगीत हो गई, कला हो गई, कथाएं हो गई, ये सब भी सिखाई जाती है। मतलब एक हॉस्टल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पे सब लोग कंबाइन रहते हैं और यहीं पे सोते भी हैं। और कुछ लोग कुछ जगह पे कुछ क्षेत्रों में डिफरेंट होता है, वहां सोते नहीं है, बाकी टाइम वहीं रहते हैं। तो कुछ में किशोर किशोरी आपस में बिना बाधा से मिलकर भी चुनते हैं, ठीक है। तो जो घोटुल प्रथा होती है उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? तो वहां पे कबीले में ज्ञान, नृत्य, संगीत, कला और कथा ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और कुछ में घोटुल प्रथा जो होती है उसमें क्या होता है, किशोर और किशोरी जो होते हैं वो आपस में बिना बाधा के मिलते हैं और जीवन साथी भी चुना करते हैं। हालांकि यह आधुनिक शहरी मान्यताओं के दबाव में धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आप लोग समझ गए कि घोटुल प्रथा क्या है। घोटुल प्रथा एक मतलब घोटुल होता है, घोटुल क्या होती है? एक झोपड़ी होती है, ठीक है। उस झोपड़ी में या फिर एक बड़ा सा घर ही मतलब रूम रूम होता है, ठीक है। उसमें सारे जो बच्चे होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स वो सब साथ में रहते हैं,
ठीक है। कुछ कुछ क्षेत्रों में अलग होता है, जैसे कुछ में रहता है कि साथ में रहते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं, और कुछ में रहता है कि साथ में रहते हैं, रात में अपने अपने घर में सो जाते हैं। और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि जो किशोर किशोरियां रहते हैं वो होटल में जाकर अपने बिना बाधा के अपने जीवन साथी का चयन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो शहरी जो डेवलपमेंट हो रहा है तो इसमें अब ये प्रथा कम हो गई है, ठीक है। तो ये है घोटुल के बारे में। और मुड़िया जाति जो है वो घोटुल से संबंधित है, और भुइया जो है दागर भाषा से। नेक्स्ट बात करते हैं, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ भारत भवन। जो हमारा भारत भवन है उसके आर्किटेक्ट कौन है, मतलब उनको किसने उसके जो मतलब शिल्प कला है, ठीक है, उसके शिल्पकार कौन है, तो वो है चार्ल्स कोरिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट मेगालिथिक स्टैचू ऑफ लॉर्ड ऋषभ देवा इज लोकेटेड इन। जो भगवान ऋषभ देव है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, सॉरी जैन धर्म से संबंधित है। तो जो ऋषभ देव है उनकी जो बहुत ही बड़ी मेगालिथिक मतलब होता है कि बड़े पत्थरों की, ठीक है, तो बड़े बहुत ही विशाल बड़े पत्थरों की उनकी एक स्टैचू है, उनकी एक मूर्ति है किनकी, ऋषभ देव की। तो वो किस कहाँ पर है, तो वो है 52 गजा में, ठीक है। और ये 52 गजा कहाँ पे है, तो 52 गजा है बरवानी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कि दोनों सही है या एक सही है या दोनों गलत है। तो पहली स्टेटमेंट है, फेमस जैन पिलग्रिम 52 गजा इज सिचुएटेड इन बड़वानी। तो बोल रहा है कि फेमस जो जैन पिलग्रिम है, जैन धर्म की जो वो जैन की जो पिलग्रिम है 52 गजा, जो अभी हमने पढ़ा 52 गजा के बारे में, तो वो बोल रहा है कि वो बड़वानी में है। तो हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि हाँ 52 गजा जिसमें कि लॉर्ड ऋषभ देव की मूर्ति है वो कहाँ पे है, बड़वानी में है, तो ये तो सही है। अगर दूसरी बात करें कि धुआंधार वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन नीमच डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता है कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पे है, वो भेड़ाघाट जबलपुर में है, तो सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार भवानी प्रसाद मिश्र जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं नहीं है। अब जब आपसे पूछ रहा है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचनाएं कौन सी नहीं है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भवानी प्रसाद मिश्र की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है। तो अभी नहीं है पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो बुनी हुई रस्सी, तो बुनी हुई रस्सी तो इनका है, 1972 में इनको साहित्य अवार्ड भी मिला था इसके लिए, ठीक है। तो ये तो है ही। दूसरा, चांद का मुंह टेढ़ा, ये इनकी नहीं है। खुशबू के शिलालेख, ये इनके हैं। और रानी नागफनी की कहानी, ये भी ये इनकी नहीं है, ठीक है। तो अभी पूछा है कि कौन कौन सी नहीं है, तो जब हमको पता है कि सिर्फ ए और सी है, ठीक है, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख, तो बाकी जो है चांद का मुंह टेढ़ा और ये रानी नागफनी कहानी ये नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएगा आंसर। और आपको भवानी प्रसाद मिश्र जी का वीडियो आज ही अपलोड किया गया है, आप डाल प्रतिबिंब एकेडमी सर्च कीजिए, उसमें आप भवानी आप स्क्रॉल कीजिए, आज ही कल की मतलब आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इससे एक दिन पहले की वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको भवानी प्रसाद जी का एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा जिसमें उनकी पूरी जीवनी, उनकी रचनाएं और उनसे संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। वो बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप एक बार जरूर देखिए, 10 मिनट का वीडियो है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित कुमारी पूजा पारेख किस खेल से संबंधित है। तो जो विक्रम पुरस्कार दिया गया है पूजा पारेख को, तो वो है सॉफ्टबॉल से रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड है, एक बार याद करो, पूजा पारेख किससे रिलेटेड है, सॉफ्ट टेनिस से। सॉफ्ट टेनिस कुछ नहीं है, जैसे बेसबॉल होता है ना, बस वैसे ही होता है सॉफ्ट टेनिस भी, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक मेल सही नहीं है, तो अब देखिए, जो भरोतिया है वो बैगा से रिलेटेड है। प्रधान जो है मतलब ये क्या दिया हुआ है, भरोतिया क्या है, भरोतिया है बैगा की एक उपजाति, ठीक है। प्रधान क्या है, गोंड की एक उपजाति। अगरिया क्या है, ये भी गोंड की उपजाति है।
तो अब पूछ रहा है कौन सा मेल सही नहीं है। अब इसमें तो सब सही सही दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। प्रधान किसे कहते हैं? तो प्रधान जो भी पूजा का काम करते हैं ना, गोंड जनजाति में काम के आधार पर उन्हें फर्दर डिवाइड किया गया है उपजातियों में। तो जो जो इस तरह का काम करता था उसको उस तरह की उपजाति बना दी गई। जैसे कि जो लोग लोहे का काम करते हैं गोंड में, तो उन्हें अगरिया उपजाति में रख दिया गया। जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनको प्रधान में, और जो लोग क्या करते हैं झाड़ फूक करते हैं उनको ओझा में। इस तरह उसमें उपजातियों में डिवाइड कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था। तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना 1985 में की गई। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये आपको याद रखना है, IGNHM। ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। ठीक है। ये इसकी स्थापना कब की गई है? तो 1985 में। नेक्स्ट बात करेंगे असीरगढ़ के किले की। तो उसका निर्माण किसने कराया था? तो राजा अहीर। राजा अहीर से ही असीर, असीर अहीर ऐसे आप याद कर सकते हो। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया राजा अहीर। ठीक है। असीर का अहीर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वेयर इज शेरगढ़ फोर्ट सिचुएटेड। जो शेरगढ़ किला है वो कहाँ पर है? तो वो है हमारे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। शेरगढ़ किला, शेरगढ़ किला कहाँ है? बैतूल में। वेयर इज यशोवर्मन म्यूजियम सिचुएटेड एंड वेन। मतलब जो यशोधर्मन म्यूजियम है वो कहाँ पे बनाया गया है और उससे कब बनाया गया? तो मंदसौर में है वर्मन है। तो यशोवर्मन जो म्यूजियम है वो कहाँ बनाया गया? मंदसौर में। और कब बनाया गया है? तो 1982 से 1983 में। अब बताइए आप लोग मुझे कि इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है उसकी स्थापना कब की गई? अभी पढ़ा था हमने 18 नंबर क्वेश्चन में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की स्थापना कब की गई? ये की गई थी 1985 में। ये देखिए अभी डिस्कस किया था। अब लास्ट में आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाना। ठीक है। यशोधर्मन म्यूजियम कहाँ है? मंदसौर में। कब स्थापना हुई? 1982 से 83 में। नेक्स्ट बात करेंगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर का जो फाउंडर था, ग्वालियर का जो संस्थापक है वो कौन है? वो है सूरज सेन। ठीक है। सूरज सेन किसके संस्थापक है? ग्वालियर के। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्र प्रद्योत इज द फेमस किंग ऑफ विच डायनेस्टी। जो चंद्र प्रद्योत थे वो किस राजवंश के फेमस किंग थे? तो वो थे अवंती के फेमस किंग। नेक्स्ट बात करेंगे वत्स महाजनपद मेंशन्ड इन विच स्क्रिप्चर। जो वत्स महाजनपद है, देखो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें तीन महाजनपदों की बात होती है। एक है हमारा कौन सा? चेदी महाजनपद, दूसरा है वत्स, और तीसरा है कौन सा? अवंती। ठीक है। तो जो हमारा चेदी है वो बुंदेलखंड के इलाके में आता है। जो हमारा अवंती है वो उज्जैन जो आज का है, और वत्स जो है उसके बारे में अंगुत्तरा निकाय में लिखा गया है। और इसमें ये कौन सा भाग है? तो ये ग्वालियर और यूपी का कुछ भाग है। मतलब यूपी के कुछ जिले और एमपी का थोड़ा सा भाग है। तो अब वत्स को वैसे नहीं माना जाता कि ये एमपी का है, लेकिन अभी एमपी में 2 ही महाजनपद माने जाते हैं, चेदी और अवंती। ठीक है। तो वत्स महाजनपद का जो मेंशन है, मतलब जहाँ पे ये दिया गया है उस स्क्रिप्चर का नाम क्या है? तो उस स्क्रिप्चर का नाम है, उस लेख का नाम है अंगुत्तरा निकाय। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सुंगा डायनेस्टी। तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो थे सुंगा डायनेस्टी के क्या फाउंडर थे। ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश एवं उनकी राजधानी का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए जो राजवंश थे औलिकर राजवंश, तो औलिकर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? दसपुर। और दसपुर किसे कहते हैं? मंदसौर को। ठीक है। तो जो हमारा औलिकर डायनेस्टी थी, औलिकर राजवंश था,
उसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे जयवर्मन, ठीक है। उनके फाउंडर कौन थे? जयवर्मन। और इसको स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी मंदसौर में, ठीक है। और मंदसौर को ही क्या कहा जाता था? दसपुर। बात करते हैं कलचुरी वंश की। तो कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? त्रिपुरी। और त्रिपुरी कहाँ पर है अभी? तो जबलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बुंदेला। तो बुंदेलाओं की राजधानी क्या थी? ओरछा। अब परमार वंश। तो परमार वंश बोल रहे हैं कि इनकी राजधानी क्या थी? परमार वंश की राजधानी क्या थी? ठीक है। तो परमार वंश की राजधानी क्या थी? इंदौर थी क्या? तो परमार वंश तो धार में था, ठीक है। इसे क्या कहते थे? धार नगर, ठीक है। और किसने इसकी स्थापना की थी? तो परमार वंश की स्थापना जो थी उपेंद्र कृष्णा राजा ने की थी, ठीक है। और परमार वंश से एक सबसे जो हमारे इम्पोर्टेंट राजा हैं, उनका नाम क्या है? राजा भोज। इन्होंने क्या बनवाया था? तो इन्होंने जो हमारा भोपाल है वहां पे जो भोज ताल है वो किसने बनवाया है? राजा भोज ने। और राजा भोज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, कौन से राजवंश से बिलोंग करते हैं। तो वो बिलोंग करते हैं किससे? परमार डायनेस्टी से, ठीक है, परमार राजवंश से, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है महाभारत की लड़ाई में किस क्षेत्र ने पांडवों की ओर से भाग नहीं लिया था? तो देखो, जो पांडवों की ओर से भाग लेने वाले राज्य थे उसमें वत्स, चेदी, करुष, ये तीनों थे। तो पूछ रहा है कि कौन से ने भाग नहीं लिया था? तो इन तीनों ने तो लिया था। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जब महाभारत की लड़ाई हुई थी तो आधी जो जनपद थे हमारे महाजनपद थे उन्होंने पांडवों के साइड से भाग लिया था, और आधे जो थे उन्होंने कौरवों के साइड से भाग लिया था। तो यही पूछा है कि भारत जो पांडवों के साथ जो भाग लिया गया था, भाग पांडवों के साथ भाग किसने नहीं लिया था? तो ये जो दिए हुए हैं वत्स, श्वेदी, करुष, ये इन्होंने क्या किया था? इन्होंने पांडवों का साथ दिया था, इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजा व उनके वंश से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो ठीक है, राजा मानसिंह तोमर वंश से थे, सही है। कोकल कलचुरी वंश से थे, ये भी सही है। अगर बात करें हम यशोवर्मन की, ठीक है, तो यशोवर्मन किससे रिलेटेड है? चंदेल वंश से। चंदेल वंश का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। चंदेल वंश के जो सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उनको, फेमस राजा थे वो कौन थे? यशोवर्मन, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे राजा मानसिंह थे वो तोमर वंश से हैं, ये तो आपको पता है। कोकल जो है वो कलचुरी वंश से है, ये भी पता है। जो हमारे यशोवर्मन है वो चंदेल वंश से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात आती है धंगदेव की, ठीक है, धंग या धंगदेव, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? तो क्या ये परमार वंश से रिलेटेड है? तो नहीं। धंगदेव किससे रिलेटेड है? ये चंदेल राजवंश के एक प्रमुख शासक थे, और इन्होंने क्या बनवाया था? तो खजुराहो का जो विश्वनाथ मंदिर है वो राजा धंगदेव ने बनवाया था, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? चंदेल वंश से। खजुराहो के मंदिर किन्होंने बनवाया था? चंदेल वंश के राजाओं ने, ठीक है। I hope you are clear with it. Now we move to the other question. Yashovarman Museum, मंदसौर was established in which year? तो यशोवर्मन का जो म्यूजियम है मतलब संग्रहालय है मंदसौर में, वो कब किस सन में इस्टेब्लिश किया गया था? तो वो इस्टेब्लिश किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी 1982 में, ठीक है। यशोवर्मन म्यूजियम मंदसौर में जो है, ठीक है। तो पहले आपको ये याद रखना कि यशोवर्मन म्यूजियम कहाँ है? तो यशोवर्मन म्यूजियम जो है वो मंदसौर में है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1982 में। अब आप मुझे बताएं कि इंदिरा गांधी मानव जो संग्रहालय है, ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया? आंसर लिखो अभी कमेंट में फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी। तो यशोवर्मन वो इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम मतलब कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है वो 1985 में स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। और असीरगढ़ का किला कौन से राजा ने बनवाया था? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करो, असीरगढ़ का किला किसने बनवाया था? अहीर राजा ने, ठीक है।
और क्या बताओगे, अब आगे बताना। लांची फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो जो लांची किला है वो हमारे मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है बालाघाट। अब लांची फोर्ट कैसे याद रहेगा, तो देखो बाला में क्या है ला, लांची में क्या है ला, तो लांची फोर्ट बालाघाट, ठीक है। बालाघाट, तो ला से आपको याद रखना है कि बाला में भी ला आता है और लांची फोर्ट में भी ला आता है। तो बाला लांची फोर्ट कहाँ है, बालाघाट में। हाउ मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क केव इन केजाडिया भोप मंदसौर, ठीक है। तो जो केजाडिया भोप है मंदसौर का, उसमें कितने बुद्धिस्ट मॉन्क की केव है, तो टोटल 28 बुद्धिस्ट मॉन्क की केव है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच सिंधिया रूलर टुक पार्ट इन पानीपत थर्ड अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। तो सिंधिया रूलर, सिंधिया के बारे में तो सबने सुना होगा, सिंधिया कहाँ के हैं, ग्वालियर के, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है, पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था, ठीक है, तो पानीपत का जो थर्ड युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। तो ये पूछ रहा है कि उसके साथ किसने युद्ध किया था, तो वो होंगे महादजी सिंधिया, ठीक है। महादजी सिंधिया ने अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट युद्ध किया था, कब, पानीपत के थर्ड युद्ध में, ठीक है, थर्ड वॉर में, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 इन एमपी स्टार्टेड ऑन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि 1857 की जो क्रांति है वो तो 1857 में हुई थी एमपी, वहाँ क्या बोलते हैं, ये स्टार्ट हुई थी यूपी में, लेकिन पूछ रहे हैं एमपी में कब स्टार्ट हुई थी, तो एमपी में 3 जून को स्टार्ट हुई थी। और कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी नीमच से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोल्जर ऑफ विच कंटोनमेंट रिवोल्टेड एंड डिस्ट्रॉयड ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो हमारे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारे जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि वो कौन से सोल्जर्स थे, वो कौन से छावनी के सैनिक थे, कंटोनमेंट में छावनी, तो जो कौन सी छावनी के वो सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह किया था, मतलब कहाँ, कौन सा विद्रोह, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो स्टार्ट जिन्होंने किया था, तो वो कौन से सोल्जर्स थे, ठीक है। स्टार्ट नहीं, कौन से सोल्जर्स ने क्या किया था, पहले तो विद्रोह किया और दूसरा क्या किया था, जो जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम थे, संचार के लिए जितनी भी प्रणालियां थी, उन सबको नष्ट कर दिया था। तो रिवोल्ट भी किया था और जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम थे, जो भी संचार के साधन थे, उन सबको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। तो वो कौन थे, वो थे मुरार छावनी के सोल्जर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेलियोडोरस से नाम है, ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है। हेलियोडोरस जो है वो किस राजवंश के दरबार में आया था, तो हेलियोडोरस किसके राजवंश में आया था, तो ये आया था शुंग वंश के दरबार में, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, इससे आपके मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। याद रखना कि हेलियोडोरस जो है वो किसके राजवंश के दरबार में आया था, किसके राजवंश में आया था, तो वो आया था सुंग वंश में, सुंग वंश के टाइम पे आया था, ठीक है। कोर्ट, दरबार यानी होता है कोर्ट, मतलब इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं, हिंदी में दरबार कहते हैं। तो किसकी कोर्ट में आया था, तो वो आया था भागभद्र की, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, पहले सुंग वंश के बारे में थोड़ा सा जान लो कि सुंग वंश जो था उसकी लोकेशन क्या थी, वो मगध में था, ठीक है। अगर बात करें कि सुंग वंश जब डायनेस्टी मगध में थी, तो उस टाइम उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, पाटलिपुत्र बनाई थी। और सुंग वंश की बात करें तो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और देखो, जो आपने सुना होगा कि मगध में तो कौन था, जो मौर्यन एम्पायर था हमारा, क्या, मौर्य साम्राज्य था। तो जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो सुंगा डायनेस्टी है, सुंग राजवंश है, वो वहां पे स्टार्ट हुआ। और किसने स्टार्ट किया था, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। अब सुंगा डायनेस्टी के ही एक राजा थे, कौन, भागभद्र, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जो कोर्ट है, मतलब अपना जो दरबार है, वो कहाँ पे बनाया था, विदिशा में, ठीक है। और विदिशा में बनवाया था, विदिशा कहाँ पे था, जो हमारा मालवा था, मालवा जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक ईस्टर्न मालवा, एक वेस्टर्न मालवा। तो वेस्टर्न ईस्टर्न मालवा में विदिशा आता था, विदिशा जो है ईस्टर्न मालवा की सबसे बड़ी सिटी थी। उसी वहीं पे इसने क्या किया था, अपनी कोर्ट बनवा ली थी, किसने,
भागभद्र ने। और जो इंडो ग्रीक के किंग था एंटियलसिडास, तो उसने क्या किया था, अपने एजेंट, उसका एजेंट था, उसका नाम था हेलियोडोरस। जो हम हेलियोडोरस की बात कर रहे हैं वो एंटियलसिडास का एजेंट था, जिसको उसने कहाँ भेजा था, उस एंटियलसिडास ने अपने एजेंट हेलियोडोरस को भागभद्र के कोर्ट में विदिशा भेजा था। और यही हेलियोडोरस है जिसने विदिशा का जो गरुड़ पिलर है वो बनवाया था। ठीक है, तो आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि कौन हेलियोडोरस था, किसके शासन काल में आया, कौन सी डायनेस्टी में आया। ठीक है, एवरीथिंग यू आर क्लियर विद इट। ओके, इफ यू आर having any doubt, then please mention in the comment box. Now we will discuss about the another question, that is सती प्रथा का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो अगर हम सती प्रथा की बात करें तो इसका सर्वोत्तम उल्लेख हमें एरन से मिलता है। और एरन कहाँ पे है, एरन है सागर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, तो नन्नूक। चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे हमारे नन्नूक, याद रखेंगे। अब बताइए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, कहाँ है ये मत बताइए, यही बता दीजिए कि उसकी स्थापना कब हुई। मुझे टाइप कमेंट बॉक्स में दिख जाना चाहिए आपका ये क्या बोलते हैं, आपका इसका आंसर। चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, अच्छा ये बताइए, अभी बताया मैंने। चंदेल वंश के संस्थापक ये हमारे नन्नू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हैंडेक्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम। जो हमारी हैंडेक्स है, हैंडेक्स में कुल्हाड़ी जो होती है, ठीक है, तो वो हमें कहाँ से मिली है, तो हैंडेक्स जो हमें मिली है वो हमें कहाँ से मिली है, बेतवा एंड नर्मदा वैली से। अब देखो, जो क्वार्टजाइट होता है वो क्या होता है, ये पत्थर होता है, बहुत ही ठोस चट्टान का जो पत्थर निकलता है ना, वो क्वार्टजाइट होता है। तो जब हम पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं, पूरा पाषाण युग की, तो उस टाइम पे जो औजार बनते थे वो क्वार्टजाइट के पत्थर के बनते थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो क्वार्टजाइट के साथ जस्पर भी यूज होने लगा, तो फिर जो हमको टूल्स मिलते हैं वो क्वार्टजाइट और जस्पर दोनों से मिलकर मिलते हैं। फिर और समय बीत गया, हमको कॉपर्स और स्टोन के मिलने लगे टूल्स। उसके बाद और समय बीता तो ब्रॉन्ज यूज होने लगा, उसके बाद आयरन यूज होने लगा। तो जो सबसे पहले जो टूल्स यूज हो रहे थे तो वो क्वार्टजाइट के थे। ठीक है, अब सोचो सबसे पहले यूज हो रहे थे, मतलब जो हैंडेक्स मिली है वो भी हमको पैलियोलिथिक एज की मिली है। तो यही पूछा है कि हैंडेक्स जो हमें क्वार्टजाइट की मिली है, मतलब ये पैलियोलिथिक की बात हो रही है, तो उस टाइम की जो हमको हैंडेक्स मिले वो कहाँ से मिली है, तो वो मिली हमें बेतवा एंड नर्मदा वैली से। ठीक है, नेक्स्ट है एंशियंट नेम ऑफ ईरान। ठीक है, तो ईरान जो है वो किसका, विच इज द एंशियंट, मतलब ये पूछ रहा है कि ईरान जो है वो किसका पुराना नाम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अभी का जिसका पुराना नाम क्या है, ईरान है, तो वो है हमारा सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महाभारत चेदी किंगडम रूल्ड बाय। तो चेदी किंगडम जो है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, तो वो किया जा रहा था पुष्यमित्र के द्वारा। ठीक है, चेदी महाजनपद, चेदी जो राज्य है वो किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, महाभारत के अकॉर्डिंग ये पुष्यमित्र के द्वारा रूल किया जा रहा था। ठीक है, ठीक है गाइस, तो जो हमारा महाभारत है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो चेदी किंगडम जो है किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, तो वो रूल किया जा रहा था शिशुपाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नॉट पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के द्वारा तो सुंग डायनेस्टी रूल की जा रही थी ना, आपको पहले ही बताया है कि पुष्यमित्र जो सुंग थे उनके द्वारा चंदेल, सॉरी, सुंग डायनेस्टी रूल की जा रही थी। ठीक है, तो अभी क्या पूछा चेदी किंगडम के बारे में, तो चेदी किंगडम किसके द्वारा रूल किया जा रहा था, अकॉर्डिंग टू महाभारत इट इज रूल्ड बाय शिशुपाला। शिशुपाला रिलेटेड टू जरासंध एंड दुर्योधन। ओके, सो दिस इज द आंसर, शिशुपाला। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज माई की बगिया कहाँ देखने को मिलती है, तो माई की बगिया हमारे अमरकंटक में देखने को मिलती है। अमरकंटक कहाँ है, अमरकंटक इज सिचुएटेड इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है,
अब मध्य प्रदेश के अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में एक आपको ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी देखने को मिलती है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये हमारी इंडिया की जो है ट्राइबल में फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अमरकंटक में है, और दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो कहाँ है? मणिपुर में है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गौरी सोमनाथ मंदिर जो है वो ओमकारेश्वर में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर वेधशाला किसने बनाया तथा यहाँ ये कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, तो जो जंतर मंतर वेधशाला है मध्य प्रदेश का पूछ रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जंतर मंतर वेधशाला राजा जयसिंह ने बनवाया था, और कहाँ पे बनवाया था? उज्जैन में। ठीक है, तो जंतर मंतर वेधशाला और एमपी, मध्य प्रदेश का जंतर मंतर वेधशाला राजा जयसिंह ने बनवाया था, और यह हमें उज्जैन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रिवोल्ट इन मध्य प्रदेश वाज हैपेंड इन, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जून में एमपी में रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। 1857 की जो क्रांति थी वो 3 जून से स्टार्ट हुई थी एमपी में, और कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो वो स्टार्ट हुई थी नीमच से। नेक्स्ट बात करें, भोपाल प्रजामंडल वाज फाउंडेड बाय, तो भोपाल जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो मास्टर लाल सिंह एंड जमुना प्रसाद मुखर्जिया, इन दोनों के द्वारा की गई। तो आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव। ठीक है, भोपाल प्रजामंडल, इसकी स्थापना किसने की? मास्टर लाल सिंह एंड जमुना प्रसाद मुखर्जिया। याद रखिएगा, कैसे याद रखेंगे? लाल लाल जामुन। ठीक है, तो भोपाल प्रजामंडल की स्थापना किसने की? लाल जामुन ने, मास्टर लाल सिंह एंड जमुना प्रसाद मुखर्जिया। याद हो जाएगा ना? हाँ, तो भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई कैसे? जब हमको लाल जामुन खाने को मिली, मतलब मास्टर लाल सिंह एंड डॉक्टर जमुना प्रसाद मुखर्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो चंद्रशेखर आजाद वॉज बोर्न ऑन, मतलब जो चंद्रशेखर आजाद है उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ 23 जुलाई 1906 को। अगर पूछ ले कहाँ हुआ, तो ये पहले तो हम पढ़ते थे कि इनका जन्म हुआ था झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन अभी जब हमारा झाबुआ से अलीराजपुर अलग हो गया है तो जो भाभरा गांव है वो अलीराजपुर के अंदर आता है, इसलिए हम बोलेंगे चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा नाम के गांव में, जो कि अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, आई थिंक यू आर क्लियर विद इट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस अकर्स एट, जो हमारा त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस था, त्रिपुरी मतलब जो जबलपुर कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, तो त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएनसी मतलब जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका जो त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुआ? तो त्रिपुरी कॉन्फ्रेंस, त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। इसलिए आपको जो भी पुराने जिले हैं, जो भी अभी के जिले हैं उनका जो पुराना नाम था वो भी आपको याद रखना है, आपके लिए क्वेश्चन का आंसर देना बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वाज तुंडिकेरस अ पार्ट ऑफ हाइया, तो अगर हाइया वंश की बात करें तो क्या तुंडिकेरस उसका पार्ट था? तो यस, तुंडिकेरस उसका पार्ट था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुराणास पद्मावती वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी, अगर हम पद्मावती की बात करें तो ये हमारी नाग डायनेस्टी की कैपिटल थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पुराणास। ठीक है, इसका कोई मतलब हमको वैसे इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर हम पुराणों की बात करें तो अकॉर्डिंग टू पुराना जो पद्मावती है वो किसकी कैपिटल है? वो नाग डायनेस्टी की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करें, गुजरी महल वॉज बिल्ट बाय, जो गुजरी महल है वो किसके द्वारा बनवाया गया? तो वो बनवाया गया मानसिंह के द्वारा। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी आर द केव्स ऑफ उदयगिरी सिचुएटेड, तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो एमपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है हमारे विदिशा डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम बात करें कि इनमें से जो सही जोड़ियां दी गई हैं उनमें से कौन सी गलत है, तो देखो जो हमारा भृतहरि केव्स है वो क्षिप्रा नदी के पास है। ठीक है, उदयगिरी केव्स है वो वराह अवतार और विष्णु के बारे में, मतलब उसमें मूर्तियां मिलती हैं हमें। ठीक है, रानी रूपमती पैलेस जो है वो नर्मदा रिवर के आसपास है। ठीक है, लेकिन जो हमारी वाघ केव्स है वो एक नेचुरल केव्स है क्या? नहीं, वो एक नेचुरल केव्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु ट्रांसलेटेड अभिज्ञान शकुंतलम इन इंग्लिश,
इंग्लिश में अभिज्ञान शकुंतलम को किसने ट्रांसलेट किया था? तो वो है सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट बात करें, हु रोट अमरकंटक से अमरकंटक तक? तो अनिल महादेव मुक्तिबोध ने एक अपना एक कृति लिखी जिसका नाम है अमरकंटक से अमरकंटक तक। अब बताइए अमरकंटक कहाँ है? तो अमरकंटक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और अमरकंटक से अमरकंटक तक ये किसने लिखा है? अनिल माधव मुक्तिबोध ने। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिशन ऑफ भवानी प्रसाद मिश्र? तो भवानी प्रसाद मिश्र की अगर हम बात करें तो आप लोग इसका वीडियो देख लीजिएगा, ये अब तक अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र की आप रचनाएं एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर देना इजी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी नागफनी की कहानी। ये भवानी प्रसाद मिश्र की जो कविताएं हैं, जो कृति हैं, उनमें से एक नहीं है। बाकी जो गांधी है, सन्नाटा है, अंधेरी कविताएं हैं, ये भवानी प्रसाद मिश्र की कृतियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द मेगालिथ ब्यूरियल साइट ऑफ एमपी। जो मतलब मेगालिथ मतलब पत्थरों की बड़ी सी जो ब्यूरियल साइट है, मतलब दफनाने वाली जो साइट है एमपी में, वो कहाँ पे है? तो वो है हमारी सिवनी एंड रीवा में, ठीक है। मेगालिथ ब्यूरियल साइट ऑफ एमपी इज लोकेटेड ऑन सिवनी एंड रीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चेदी महाजनपद इज ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ विच रिवर? तो चेदी महाजनपद जो है मतलब बुंदेलखंड का जो एरिया है वो कौन सी नदी के साउथ में है? तो वो है हमारे यमुना नदी के साउथ में। नेक्स्ट बात करें, फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग विच साइट बिलोंग्स टू द नियोलिथिक एज? तो जो हमारा कुंजन है वो हमारे नियोलिथिक एज से रिलेटेड है। चतुर्भुज नाला किससे रिलेटेड है? तो ये है हमारे मीसोलिथिक एज से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से गोंड जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो देखिए मैंने बताया था प्रधान जो होते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, तो गोंड जनजाति में कार्य के आधार पर जब उन्हें उपजातियों में बांटा गया तो जो लोग पूजा करते थे उन्हें प्रधान गोंड कहा गया, ठीक है। तो प्रधान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में भील जनजाति किस पदार्थ का मदिरापान करते थे? तो ये भी आपको ट्राइब वाले वीडियो में मिल जाएगा ये सारे आंसर। अभी आप इसमें जान लें कि ताड़ी से ये लोग बनाते थे मदिरा और ग्रीष्म ऋतु में इसी का मदिरापान करते थे। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से बैगा जनजाति की उपजाति कौन सी है? तो बैगा जनजाति की उपजाति है नाहर, ठीक है। तो ट्राइब्स का वीडियो जरूर देख लें। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग यूज द टर्म फॉरेस्टेड कास्ट फॉर ट्राइब्स? मतलब कि ये जो है फॉरेस्टेड कास्ट फॉर ट्राइब्स मतलब जनजातियों के लिए ये कौन से मतलब किसने ये टर्म यूज किया था कि जो जंगल में रहने वाली जो जाति होती है उसे जनजाति ट्राइब्स कहा जाता है? तो ये कौटिल्य के द्वारा कहा गया था, ठीक है। मतलब जो कौटिल्य है उनका जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि ट्राइबल पीपल एज अ फॉरेस्टेड पीपल, मतलब जो जनजाति पीपल है वो कौन है? वो जंगल में रहने वाले लोगों को उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ये जनजातीय लोग हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि जंगल में रहने वाले लोग ही ट्राइब्स हैं, मतलब जनजातीय लोग हैं। तो ये टर्म किसके द्वारा यूज किया गया था? तो जो कौटिल्य है उन्होंने लिखा अपना अर्थशास्त्र और उसी में उन्होंने मेंशन किया है कि जो लोग जंगलों में रहते हैं वो ट्राइबल कहलाते हैं। नेक्स्ट, चलामानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? तो चलामानी फेस्टिवल जो है वो भील ट्राइब के बारे में भील ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम चलामानी फेस्टिवल की बात करें तो वो ये जो सेलिब्रेट करते हैं उसका पर्पस रहता है अपने विलेज की सिक्योरिटी के लिए वो लोग ये चलामानी फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। और कौन सी ट्राइब्स मनाती है? तो भील ट्राइब। विच ट्राइब फेमस फॉर देयर ट्रांसफरेबल फार्मिंग? कौन सी जनजाति है जो अपनी ट्रांसफरेबल फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ट्रांसफरेबल फार्मिंग मतलब जो अपनी जगह बदल बदल के फार्मिंग करते हैं जैसे झूम खेती टाइप, तो वो है कोरकू। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों के लिए वनाच्छादित जाति शब्द का प्रयोग किया है? ठीक है, वनाच्छादित जाति या फिर कह लो
फॉरेस्ट में रहने वाली जाति। तो ये शब्द कौटिल्य ने अपने उसमें यूज किया था। तो कौटिल्य शास्त्र में उन्होंने आदिवासी लोगों को वनवासी लोगों के रूप में उल्लेख किया है। मतलब जो कौटिल्य है उन्होंने अपना जो अर्थशास्त्र लिखा है उसमें उन्होंने बताया है कि जो लोग हैं वन में वास करते हैं ऐसे लोगों को ही आदिवासी लोग कहा जाता है। चलमड़ी उत्सव भी हमने डिस्कस किया किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मनाया जाता है भील जनजाति द्वारा। क्यों मनाया जाता है? वो ये फेस्टिवल बनाते हैं अपने गांव की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सी जनजाति अपनी हस्तांतरणीय खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कोरकू जनजाति जो है वो हस्तांतरणीय मतलब ट्रांसफरेबल फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? तो निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। ठीक है, तो रॉबिन हुड मतलब एक बड़ा सा कोई है। ठीक है, तो बड़े से सबसे बड़े कौन है? भीम जी। ठीक है, तो भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है। भीमा नायक याद रखना है। रॉबिन हुड, रॉबिन हुड मीन्स कोई बड़ा सा आदमी, और बड़ा सा आदमी कौन होता है? भीम। ठीक है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? भीमा नायक को। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया की सबसे बड़ी जनजाति है कौन? गोंड। ठीक है, और भील इंडिया की 3rd नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। तो एमपी का जो ट्राइब्स का वीडियो है उसको फिर से मैं कहूंगी कि उसको आप एक बार जरूर देख लें, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस यूनिट के सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मध्य प्रदेश के कौन से क्रांतिकारी को अंग्रेजों द्वारा तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था? मतलब मध्य प्रदेश के वे कौन से क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों ने क्या किया? उनके मुंह में तोप बांधी और उड़ा दिया। तो वो थे शंकर शाह। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के वो एक जो मेन क्रांतिकारी थे शंकर शाह, इनको क्या किया? अंग्रेजों ने इनके मुंह में तोप बांधी और इनको उड़ा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी के जोड़े सही है या नहीं। ये क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, तो आप लोग इसका आंसर खुद ही बताएं कि परमार वंश का जो वो है क्या बोलते हैं, परमार वंश की जो कैपिटल है वो इंदौर है या नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं यस और नो में। ठीक है, तो बुंदेला की तो ओरछा है, औलिकर वंश की दसपुर है, परमार वंश कहाँ पे था? धारा नगरी, एंड कलचुरी वंश जो है वो त्रिपुरी में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा जो गलत है वो है परमार वंश का इंदौर, यहाँ होना चाहिए धार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। ठीक है, तो तुमैन्स अभिलेख, तुमैन्स शिलालेख जो है उसमें कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अब बात करते हैं कुमार गुप्त की। जो कुमार गुप्त है वो किसके पुत्र थे? तो देखिए कुमार गुप्त गुप्ता साम्राज्य से रिलेटेड है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो कुमार गुप्त जो है हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बेटे थे उन्हें कुमार, उनका नाम था कुमार गुप्त, और कुमार गुप्त को ही सक्रादित्य, सक्रादित्य के नाम से कुमार गुप्त को जाना जाता था। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है कि ये शरतकालीन सूर्य की भांति थे। ठीक है, और अगर हम बात करें इनके एविडेंस की कि इनके जो प्रूफ हमको कहाँ से मिलते हैं, तो कुमार 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 है ना, कुमार गुप्त जो है, तो इनके जो प्रूफ है हमको मंदसौर से मिलते हैं। मंदसौर में हमको एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिससे ये पता चलता है कि जो कुमार गुप्त है वो एक लोकल गवर्नर के रूप में काम किए थे। ठीक है, ये याद रखना है, और ये भी याद रखना है कुमार गुप्त किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या है? विक्रमादित्य। ठीक है, नेक्स्ट बात क्वेश्चन में क्या था कि किस अभिलेख में कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? तो वो है तुमैन्स शिलालेख। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्या? तुमैन। ठीक है, तो हो जाएगा आंसर आपका तुमैन्स शिलालेख। मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो जो हमारा सुपिया अभिलेख है उसमें गुप्त वंश को क्या कहा गया है? गुप्त वंश को कहा गया है घटोत्कच वंश, घटोत्कच वंश। ठीक है,
कौन से अभिलेख में कहा गया है? तो ये कहा गया है सुपिया अभिलेख में, ठीक है, सुपिया इंस्क्रिप्शन। याद रखना है आपको कि सुपिया इंस्क्रिप्शन में जो हमारा गुप्त वंश है, गुप्ता डायनेस्टी, इसको क्या कहा गया है? घटोत्कच वंश कहा गया है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी की बात करें तो इनके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त थे। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अकॉर्डिंग टू अनुश्रुति लिटरेचर, लॉर्ड रामा स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज एक्साइल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब अगर हम अनुश्रुति लिटरेचर की बात करें तो जो भगवान राम थे उन्होंने अपना जो मैक्सिमम टाइम है वो कहाँ पे, कौन से क्षेत्र में बिताया? तो उन्होंने अपना सारा टाइम, मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताया था? वो महाकांतारा एंड दंडकारण्य, इन दोनों जंगलों के बीच बिताया था। जो महाकांतारा है वो एमपी के जंगल थे और जो दंडकारण्य है वो सीजी के जंगल थे। तो जो लॉर्ड राम थे उन्होंने अपना जो अधिकतर समय था वो महाकांतारा और दंडकारण्य में बिताया था, according to Anushruti literature. From where sources of Buddha era have been found of about 2500 year old. मतलब 25 साल पुराने जो बुद्ध काल के जो सोर्सेज हैं वो हमको कहाँ से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं हमको पीठनगर खरगोन से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम वेयर हैंड एक्स मेड ऑफ क्वार्टजाइट वॉज डिस्कवर्ड। तो ये आपको पता है, नर्मदा एंड बेतवा वैली। नेक्स्ट बात करेंगे जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ? तो जंगल सत्याग्रह, अब बताइए आप पहले कि जो 1857 की क्रांति थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था, वो मध्य प्रदेश में कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो मध्य प्रदेश में ये जून को, और कहाँ से स्टार्ट हुआ? नीमच से। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका जो अभी का क्वेश्चन है वो है जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ? तो जंगल सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से हुआ, ठीक है। और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नीमच जिले से, जंगल सत्याग्रह सिवनी जिले से। नेक्स्ट बात करते हैं जहाज महल कहाँ स्थित है? तो जहाज महल मांडू में स्थित है। जहांगीर महल संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो जहांगीर महल संग्रहालय की स्थापना 1990 में हुई। नेक्स्ट बात करेंगे हु बिल्ट द फेमस मॉन्यूमेंट रानी महल एंड चमन महल इन भोपाल। जो हमारा भोपाल है उसमें जो रानी महल स्मारक है, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, ठीक है। तो जो फेमस मॉन्यूमेंट है रानी महल एंड चमन महल, तो इसका जो मतलब ये किसने बनवाया था भोपाल में? तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन है कि रानी महल और चमन महल है कहाँ? तो ये है भोपाल में। बनवाया किसने? तो दोस्त मोहम्मद खान ने इसे बनवाया था, ठीक है, मोहम्मद खान। क्या बनवाया इन्होंने? रानी महल एंड चमन महल। कहाँ है ये? भोपाल में। नेक्स्ट बात करते हैं विच मुगल एम्परर बिल्ट द टॉम्ब ऑफ बाज बहादुर एंड रानी रूपमती। मतलब वो कौन सा मुगल शासक था जिसने बाज बहादुर और रानी रूपमती का टॉम्ब बनवाया, ठीक है। तो वो बनवाया था अकबर ने। याद रखेंगे कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का टॉम्ब किसने बनवाया? तो वो बनवाया अकबर, ठीक है। तो किसी को इसमें तो दिक्कत नहीं है। टॉम्ब क्या होता है? मकबरा होता है, ठीक है। तो बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो टॉम्ब था, मकबरा था, वो किसने बनवाया? तो मुगल शासक अकबर ने बनवाया, ठीक है। द टॉम्ब ऑफ मल्हार राव होलकर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। तो जो हमारा टॉम्ब ऑफ मल्हार राव होलकर है, मतलब मल्हार राव होलकर का जो मकबरा है वो मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है भिंड डिस्ट्रिक्ट में। अब आप लोग कहाँ लगा कर आ जाओगे? इंदौर में, ठीक है, या ग्वालियर में। तो यहाँ नहीं लगाना है, भिंड डिस्ट्रिक्ट में लगाना है, ठीक है। तो जो मल्हार राव होलकर है उनका टॉम्ब कहाँ है? भिंड में है, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो होशंग शाह का मकबरा मांडू जिले में स्थित है, ठीक है। होशंग शाह का मकबरा कहाँ है? मांडू जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं मेरा मध्य प्रदेश नामक मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है? तो मेरा मध्य प्रदेश नामक मध्य प्रदेश गान के रचयिता महेश श्रीवास्तव जी हैं, ठीक है। तो
मेरा मध्य प्रदेश गाया गया है महेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अंग्रेजों द्वारा मध्य भारत को सेंट्रल इंडिया एजेंसी कब घोषित किया गया। जो हमारा मध्य भारत है उसको सेंट्रल इंडिया एजेंसी अंग्रेजों ने घोषित किया था, और कब किया था, 1854 में। 1854 में, तब सोचो फर्स्ट इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उससे भी 3 साल पहले मध्य भारत को सेंट्रल इंडिया एजेंसी घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, कालिदास के किस खंड काव्य के 9वें खंड में बंदर कूदनी का वर्णन किया गया है। तो बंदर कूदनी का वर्णन मेघदूतम में किया गया है। मेघदूतम किसकी रचना है, कालिदास की है। तो कालिदास के मेघदूतम काव्य के 9वें खंड में बंदर कूदनी का वर्णन किया गया है। और ठीक है, जो बंदर कूदनी है वो किसे कहा गया है, भेड़ाघाट जो है हमारा जबलपुर का, उसे ही बंदर कूदनी कहा गया है। ठीक है, और कालिदास के मेघदूतम के 9वें खंड में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, माखनलाल चतुर्वेदी ने कौन सी कविता बिलासपुर जेल में लिखी थी। ठीक है, तो देखो पहले के जो कवि थे ना, आप चपपी, मैंने जो भवानी प्रसाद मिश्र का भी वीडियो डाला है, आप उसको भी देखना। तो भवानी प्रसाद ने भी अपनी स्कूल खोली थी, और उस टाइम पे 1942 में उन्होंने अपनी स्कूल खोली थी। उस टाइम पे उन्हें जेल ले गए थे। ठीक है, अंग्रेजों ने जेल में डालवा दिया था। तो जो भी उस टाइम पे जो भी कोई काम अच्छा करते थे, जो हिंदू मतलब इंडियंस, तो उनको क्या करते थे, अंग्रेज जेल में डाल देते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़े। तो इसी तरह माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी डाल दिया था जेल में। ठीक है, बिलासपुर के जेल में। तो वहां पे उन्होंने अपनी कौन सी कविता लिखी, तो पुष्प की अभिलाषा जो पुस्तक है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में लिखी थी। जगनिक का संबंध किससे है, तो परिमल रासो से है। नेक्स्ट बात करते हैं, चेदी महाजनपद का विलय मगध में किसने किया था। तो चेदी महाजनपद का विलय मगध में महापद्मानंद ने किया था। महापद्मानंद कौन है, जो नंद डायनेस्टी थे उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, महापद्मानंद ही थे। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद महापद्मानंद रहे, उसके बाद कौन आया, वहां पे मौर्य डायनेस्टी आ गई। महापद्मानंद ने कहा वो किया था, मगध में। ठीक है, तो चेदी महाजनपद को मिला लिया था किसमें, हमने मगध में मिला लिया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें, जो हमको नंदा डायनेस्टी है, जो नंद राजवंश है, जो अभी महापद्मानंद की बात हो रही है ना, तो महापद्मानंद कौन सी डायनेस्टी के हैं, नंदा डायनेस्टी के, नंदा राजवंश के। ठीक है, तो इनके जो कॉइन्स हैं हमको बरवानी, जो मध्य प्रदेश का बरवानी जिला है, बड़वानी जिसे आप लोग कहते हैं, तो वहां से हमको इनके कॉइन्स मिले हैं। ठीक है, और इसके जो मेन रूलर थे वो महापद्मानंद ही थे, जिन्होंने चेदी महाजनपद को मगध में मिला लिया था। अब बात करते हैं आगरा का संबंध किस जिले से, तो आगरा का संबंध है मंदसौर जिले से। त्योथर का संबंध किस जिले से, त्योथर का संबंध है रीवा से। आगरा का डाबरा मंदसौर से, त्योथर का संबंध रीवा जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के किस जिले से रिलेटेड है, तो चंदेरी का किला अशोकनगर से रिलेटेड है। अगर बात करें भीमबेटका की गुफा को कब और किसके द्वारा खोजा गया, तो 1957 से 58 के बीच में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा भीमबेटका की गुफा की खोज की गई थी। नेक्स्ट बात करें, बुनी हुई रस्सी कृति के लिए किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो मैंने आपको बताया था कि भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में बुनी हुई रस्सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्हें बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया तथा मध्य प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार से भी, साहित्य के जो सर्वोच्च पुरस्कार होते हैं उससे भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। भवानी प्रसाद मिश्र का वीडियो अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी अटल बिहारी वाजपेयी की रचना नहीं है, तो भावी रक्षक देश के, ये अटल बिहारी वाजपेयी की रचना नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अमर आग है, मेरी 51 कविताएं, मृत्यु या हत्या, ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएं हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज इसे लोगों तक शेयर करें और इसे हमें सपोर्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म स्थल कहाँ है। तो जो हमारे पंडित माखनलाल चतुर्वेदी है उनका जन्म स्थल कहाँ है, बावई में है। अगर हम बात करें भवानी प्रसाद मिश्र की तो उनका जन्म स्थल होशंगाबाद में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्या टेकरी का कहाँ स्थित है। तो वैश्या टेकरी जो है वो उज्जैन में स्थित है, ठीक है। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं। तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर में है। नेक्स्ट बात करें ओरछा स्थित सुंदर महल किस चीज का प्रतीक है। तो ओरछा स्थित जो सुंदर महल है वो राजकुमार ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका के प्रेम का प्रतीक है, ठीक है। तो ओरछा में जो सुंदर महल है वो किससे रिलेटेड है। तो वो प्यार का प्रतीक है राजकुमार ध्रुवजन और उनकी प्रेमिका के। नेक्स्ट बात करें मालवा के सम्राट यशोवर्मन का संबंध किस जिले से है। तो मालवा के सम्राट जो हैं यशोवर्मन उनका संबंध मंदसौर जिले से है और मंदसौर का जो पुराना नाम है वो क्या था, दसपुर था। नेक्स्ट बात करें आयताकार और गोलकर घरों में कौन किस टाइम पे जो लोग थे वो आयताकार और गोलाकार घरों में रहने लगे थे। तो जो नियोलिथिक टाइम के लोग थे, ठीक है। नियोलिथिक पहला था पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। देखो मैं इसमें आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी के टर्म बताती हूँ। देखो आप पढ़े हो पूरा पाषाण, आपके एग्जाम में इस तरह लिख कर आ गया पैलियोलिथिक, ठीक है। आप पढ़े हो मध्य पाषाण, आपके एग्जाम में लिख के आ गया मेसोलिथिक। हिंदी तो लिखा है लेकिन वर्ड तो इंग्लिश है, इसलिए जब आप बाईलिंगुअल पढ़ते हो तो आपको इन वर्ड्स के मतलब पता होते हैं, ठीक है। तो आप अगर हिंदी मीडियम के हो तो ऐसा नहीं है कि आप भेदभाव करो, हम इंग्लिश पढ़ेंगे ही नहीं, हमको इंग्लिश से मतलब ही नहीं है, नहीं हम इंग्लिश पढ़ लेंगे तो पाप हो जाएगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको अगर बाईलिंगुअल कोर्स मिल रहा है तो मैं तो यही कहूंगी आप बाईलिंगुअल कोर्स प्रिफर करें, ताकि एग्जाम में अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है, देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स में कभी हिंदी नहीं लाएगा, लेकिन जो हिंदी मीडियम्स के स्टूडेंट हैं उनको बाइलिंगुअल कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए, ताकि उनको जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और उसमें क्या किया जाए, अगर उसमें कोई भी इंग्लिश का वर्ड उठा के हिंदी में टाइप करके दे देता है तो कम से कम उन्हें उसका मतलब पता हो, ठीक है। तो अगर आपको सजेशन सही लगे तो आप बाइलिंगुअल कोर्स ही ज्वाइन किया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ तो हमारा क्वेश्चन था आयताकार और गोलाकार घरों में किस टाइम के लोग रहते थे। तो जो नियोलिथिक पीरियड है मतलब नवपाषाण काल, उस टाइम के लोग जो थे वो आयताकार और गोलाकार घरों में रहते थे। उससे पहले तो घर में रहते ही नहीं थे, उससे पहले तो घूमते रहते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ है। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है। और वत्स महाजनपद कौन सा एरिया है, वो है यूपी के कुछ जिले इसमें आते हैं और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट आता है, ठीक है। और अब वत्स महाजनपद को एमपी का पार्ट नहीं माना जाता, अभी चेदी एंड अवंती बस एमपी के पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सन 1728 में पेशवा बाजीराव ने कहाँ हमला किया था, ठीक है। तो जो पेशवा बाजीराव थे उन्होंने सन 1728 में मालवा में हमला किया था, ठीक है। पेशवा बाजीराव इन्होंने मालवा में 1728 में हमला किया था। अगर बात करें ब्रिटिश सेंट्रल इंडियन एजेंसी, ब्रिटिश नहीं है ब्रिटिश है, ठीक है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ब्रिटिश सेंट्रल इंडियन एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो ब्रिटिश सेंट्रल इंडियन एजेंसी का मुख्यालय एमपी के इंदौर में है। अगर बात करें चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी इन दोनों के बीच चौसा का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेमस किंग ऑफ अवंती, अवंती के जो फेमस किंग थे वो कौन थे, तो वो थे चंद्र प्रद्योत। अगर हम बात करें इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखिए एक तरफ दिया है अभी जिले का आधुनिक नाम और एक साइड दिया है जिले का एंशियंट नेम, ठीक है। तो अगर हम एरंड बात करें तो एरंड का अभी कहाँ है, सागर में। दंगवाड़ा की बात करें, मतलब ये दिया हुआ है कि जैसे सागर है तो वहां पे एक जगह है जिस जो है एरंड, उसी तरह दंगवाड़ा ये उज्जैन में एक जगह है। रूल घाट की बात करें तो क्या ये इंदौर में है, नहीं।
इंदौर में नहीं है, कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अब आगरा जो है वो मंदसौर में है। ठीक है गाइस, तो इसका इनकरेक्ट आंसर होगा रूलाघाट इंदौर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोलिथ वर फर्स्ट यूज्ड इन विच एज। माइक्रोलिथ जो है मतलब कि देखो, जो सबसे पहले जब इंसान आया ना तो उसको कुछ बनाते नहीं आता था, बिल्कुल मतलब एकदम कुछ भी नहीं आता था। तो उस टाइम पे वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थर थे तो बड़ा पत्थर उठाया, उसको उठा के फेंक दिया और वहां शिकार कर लिया। बड़ा पत्थर लिया, उससे खोदने लगा। तो मतलब वो कुछ भी काम करता था ना तो बड़े बड़े पत्थर को उठा के करता था। तो उस टाइम पे इसका जो मतलब जब उस टाइम की एज को क्या बोला गया, मतलब उस टाइम के जो टूल्स थे उसको बोला गया मेगालिथ। ठीक है, लेकिन जब जो उसका थोड़ा डेवलपमेंट शुरू हुआ जब इंसान का, ठीक है, तो मेसोलिथिक एज में जब आया, मतलब कि मध्य पाषाण युग में, तो वो ना अपने जो उसके स्टोन्स थे, मतलब जो उसके पत्थर थे, उसको वो क्या बोला, अरे ये तो इतना बड़ा है, इतना भारी है, अब मैं नहीं उठा पाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इसके टुकड़े करता हूँ, इसकी थोड़ी फिनिशिंग करता हूँ, फिर इसको फेंकता हूँ। तो ये क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे टूल्स बनाने स्टार्ट किए। पहले बहुत बड़े बड़े टूल्स बनाते थे पर बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे। फिर वो क्या किया, अपनी सुगमता के हिसाब से उसने क्या किया, छोटे छोटे टूल्स बनाने लगा और उसका यूज करने लगा। तो माइक्रोलिथ जो हमारे छोटे छोटे टूल्स थे वो कब यूज हुए, मीसोलिथिक एज में, मतलब मध्य पाषाण युग में। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट, व्हेन वाज सांची इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो सांची स्तूप है उसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब इंक्लूड किया गया, तो इसे 1989 में इंक्लूड किया गया। ठीक है, व्हाट इज सालभंजिका। तो देखो, जो हमारा सांची का स्तूप है उसमें ना चारों ओर स्टोन की वॉल बनी हुई है, ठीक है, पत्थर की दीवार बनी हुई है, और इसके जो चारों ओर बनी हुई है तो चार में चार उसके दरवाजे बने हुए हैं। ठीक है, ग्रेट वॉल बनी हुई है, और उसके मतलब चारों तरफ स्टोन पत्थर की दीवार है। ठीक है, और उसमें चार गेट बने हुए हैं बहुत ही शानदार, और उसी में से एक में क्या है, मतलब वो चारों बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड है, और उसी में एक लेडी बग की इमेज बनी हुई है जिसने की जो ट्री की ब्रांच है उसको उसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, उसी को साल भंजिका कहा जाता है, उसी को लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री कहा जाता है। ठीक है, फ्रीडम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम फाइटर शंकर शाह इज रिलेटेड टू विच प्लेस। तो जो फ्रीडम फाइटर है शंकर शाह वो रिलेटेड है किससे, गढ़ मंडला से। ठीक है, गढ़ मंडला से रिलेटेड है। गाइस, इसका आंसर हो जाएगा जो शंकर शाह है वो किससे रिलेटेड है, कौन सी जगह से, तो वो है गढ़ मंडला। नेक्स्ट बात करें कि झंडा सत्याग्रह है वॉज इनिशिएटेड इन जबलपुर इन द ईयर। मतलब जो झंडा सत्याग्रह है उसका जो जबलपुर में प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1923 में। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ जो जबलपुर में हुआ, तो वहां जबलपुर में कब प्रारंभ हुआ झंडा सत्याग्रह, तो 1923 में। बात करते हैं नेम द सिंधिया रूलर हु फॉट अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली इन पानीपत। तो ये हम पढ़ चुके हैं, वो कौन थे, महाजी सिंधिया। नेक्स्ट बात करते हैं निमाड़ का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है, तो निमाड़ का रॉबिन हुड भीम नायक को कहा जाता है। हमने बताया था रॉबिन हुड कौन होगा, बड़ा सा आदमी, बड़े सा आदमी कौन होता है, भीमा ना, भीम। तो निमाड़ का रॉबिन हुड भीमा नायक को कहा जाता है। गोंड की उपजाति क्या है, प्रधान। प्रधान क्या काम करते हैं, पूजा पाठ। नेक्स्ट बात करेंगे मोती महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो कुदसिया बेगम के द्वारा मोती महल का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट बात करें राणा बख्तावर सिंह का अमझेरा दुर्ग इनमें से कहां पर है, तो जो अमझेरा दुर्ग है किसका, ठीक है, तो जो राजा राणा प्रताप सिंह है उनका जो अमझेरा दुर्ग है वो कहाँ पर है, तो अमझेरा दुर्ग धार में है। देखो झेरा धेरा, ठीक है, तो अमझेरा दुर्ग जो है किसका है, राणा बख्तावर सिंह का है, और कहाँ पे है, धार में है। नेक्स्ट बात करेंगे गिरधारी बाई की समाधि। गिरधारी बाई जो है उनकी समाधि कहाँ पर है, तो उनकी समाधि है मंडला जिले में। नेक्स्ट बात करें विच केव्स आर आल्सो नोन एज एलोरा ऑफ मध्य प्रदेश। देखो, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो मध्य प्रदेश की वो कौन सी केव्स हैं जिनको एलोरा, मध्य प्रदेश की एलोरा कहा जाता है, तो वो है धमनार की गुफाएं।
धमनार की गुफाएं जो है उसको एलोरा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब बताओ कि निम्न में से कौन सा कथन पीताम्बरा पीठ से संबंधित नहीं है। तो देखो पीताम्बरा पीठ जो है वो दतिया जिले में है, ये तो पता है, और हिंदू धर्म के जो प्रसिद्ध शक्तिपीठ है उनमें से एक है पीताम्बरा पीठ जो कि दतिया में है। यहाँ भगवान महावीर की पद्मासन मुद्रा में स्थापित की गई है, तो ये नहीं, ये गलत आंसर है, ये हिंदू धर्म की है और इसकी स्थापना 1120 के दशक में की गई, तो ये भी सही है। ठीक है, सॉरी 1920 के दशक में की गई, बहुत ज़्यादा हिंदी लिख दिया था। तो 1920 के दशक में श्री स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी पीताम्बरा पीठ की। तो आपको याद रखना पीताम्बरा पीठ कहाँ पे है, दतिया जिले में है, हिंदू के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और इसकी स्थापना 1920 के दशक में स्वामी जी के द्वारा की गई थी। अगर बात करें गोलकी मठ कहाँ स्थित है, तो गोलकी मठ स्थित है जबलपुर में। According to which literature Lord Rama spent most of the time in MP during exile? तो मतलब जब लॉर्ड राम जो मतलब भगवान राम है वो अपने वनवास का अधिकतर समय कहाँ पर बिताए हैं, तो वो अपना अधिकतर समय एमपी के जंगलों में और सीजी के जंगलों, महाकांतारा और दंडकारण्य में बिताए हैं। ये कहाँ लिखा है, तो ये लिखा है अनुसूची लिटरेचर में। अगर हम बात करें विच वॉज नॉट द फेडरेशन ऑफ हाइया, मतलब जो हाइया से रिलेटेड कौन सा वंश नहीं है, तो वो है चेदी। ठीक है, चेदी वंश जो है वो हाइया से रिलेटेड नहीं है, बाकी जो है भोज है, अवंतीज है, श्रेयस्थ है, ये सारे हाइया से रिलेटेड है। नाउ बात करते हैं हम कि कौन सा इनमें से गलत है। एक तरफ दिया हुआ है महाजनपद और दूसरी तरफ दिया हुआ है इसकी राजधानी। तो अवंती की जो है, तो अवंती की दो राजधानी थी, नॉर्थ की उज्जैनी थी, साउथ की महेश्वरी जो अभी महेश्वर है, तो ये सही है। दूसरा है चेदी, चेदी की राजधानी है सुक्तिमती, ये भी सही है। वत्स, वत्स की राजधानी है कौशंबी। बात करें मौर्य, मौर्य की डायनेस्टी क्या थी, मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये विदिशा लिखा है, ये है गलत। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, सॉरी गाइस, मौर्य की जो राजधानी है, तो एमपी की बात हो रही है ना, एमपी में विदिशा, सॉरी उज्जैन थी। ठीक है, नेक्स्ट, हैयर राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे, तो कीर्तिवीर अर्जुन जो थे वो हैयर राजाओं के सबसे प्रतापी राजा थे। नेक्स्ट बात करें, शत्रुघ्न के पुत्र जो शत्रुघाती थे, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर उन्होंने शासन किया था, तो दशाण, दशाण क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया। अगर बात करें भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, तो कनिंघम, ये मतलब मेन आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, भरहुत स्तूप की खोज की थी। भरहुत कहाँ है, ये है सतना जिले में। नेक्स्ट बात करते हैं, खजुराहो स्थित जो कंदरिया महादेव का मंदिर है वो किसने बनवाया, तो खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर विद्याधर ने बनवाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किले के प्रवेश द्वार पर जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन उत्कीर्ण किया गया है, तो जो दतिया का किला है उसका जो प्रवेश द्वार है वहां पे लिखा गया है जस्टिस इज द जेम ऑफ क्राउन। नेक्स्ट बात करते हैं, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो खालिस्तान में स्थित है, तो सुंदर महल जो है वो ओरछा में स्थित है। मैंने अभी बताया था कि वो एक जिस तरह से ताजमहल प्रेम का प्रतीक है, उसी तरह ओरछा में स्थित सुंदर महल भी प्रेम का प्रतीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत का काल निम्न में से कितना था, तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। इस बीच 5 राजवंश आए और 1526 से मुगल काल स्टार्ट हो गया। 1401 में दिलावर खां की मृत्यु के बाद मालवा का शासक कौन बना, तो 1401 में जब दिलावर खां की मृत्यु हो गई तो मालवा का शासक होशंग शाह बना। नेक्स्ट बात करते हैं, गढ़मंडला किस गोंड राजा का राज्य था, तो गढ़मंडला नरहरि शाह राजा का राज्य था। नेक्स्ट बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग केम चित्रकूट फॉर स्पिरिचुअल पीस, तो स्पिरिचुअल पीस के लिए मतलब अपनी आत्मा की शांति के लिए कौन आया था चित्रकूट, तो वो आए थे तुलसीदास जी। नेक्स्ट बात करें, रिलीजियस प्लेस ऑफ जैनिज्म
आई मुक्तागिरी वॉज वंस द कैपिटल ऑफ चंदेला। जो हमारा मुक्तागिरी है, जैन की जो धार्मिक प्लेस मुक्तागिरी है, वो किसकी कैपिटल थी? तो मुक्तागिरी चंदेल राजाओं की कैपिटल थी, मतलब राजधानी थी। एक संस्कृत लाइब्रेरी है, संस्कृत लाइब्रेरी इन पीताम्बरा शक्तिपीठ वॉज एस्टैब्लिश बाय। जो पीताम्बरा शक्तिपीठ है उसकी जो संस्कृत लाइब्रेरी है वो कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई? तो वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? तो ये पूज्यपाठ के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। अगर हम बात करें शुंग वंश के किस राजा के काल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था? तो जो यूनानी राजदूत है वो भागभद्र के शासन काल में आया था। मैंने आपको स्टोरी पहले भी बता चुकी है कि भागभद्र जो है उसके शासन काल पे हेलियोडोरस आया था, जो कि किसका एजेंट था? वो था एंटियल सिडास का एजेंट था। और इसने क्या किया था? गरुड़ा पिलर की स्थापना की थी। कहाँ पे? विदिशा में। किस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिला है? तो जो गुर्जरा दतिया का जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक मिला है। हथनौरा पुरातत्व स्थल की खोज किसने की थी? तो H.D. शांकलिया ने हथनौरा पुरातत्व स्थल की खोज की थी। नेक्स्ट बात करें, सोने के टुकड़े किस प्रमुख प्रागैतिहासिक स्थल से मिले हैं? तो सोने के टुकड़े हमको एरन सागर से मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, किस राजवंश का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो कलचुरी राजवंश का। अगर बात करें होशंग शाह किस वंश का था? तो वो था गौरी वंश का। ठीक है। आल्हा उदल किससे संबंधित है? तो आल्हा उदल महोबा से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, वेयर इज द फेमस तेल सराई ऑफ हरदा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? तो वो हांडिया में। ठीक है गाइस, तो वेयर इज द फेमस तेल सराई ऑफ हरदा डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड? जो हरदा डिस्ट्रिक्ट का फेमस तेल सराई है वो कहाँ पर है, मतलब कौन सी प्लेस पे? तो वो है हंडिया पे। आज का इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि आज का ये वीडियो कंप्लीट यहीं पे कर दिया जाए, ताकि आपका जो यूनिट 1 है वो पूरा कंप्लीट हो जाए इस वीडियो में। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूनिट 3 का होगा, और इस तरह फिर उसके बाद यूनिट 5 आएगा। तो आप लोग अगर प्रॉपर पढ़ते जाओगे तो एग्जाम से पहले आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है। हाउ मैनी केव्स आर देयर इन उदयगिरी लोकेटेड इन विदिशा? जो विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं हैं, ठीक है, उसमें कितनी की गुफाएं हैं? मतलब टोटल नंबर ऑफ केव्स कितनी है? तो 20 केव्स है। ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर कौन से भगवान से संबंधित है? तो पशुपतिनाथ मंदिर शिव भगवान से रिलेटेड है। बात करें निम्न में से कौन सा कथन मेहर से संबंधित नहीं है? तो देखिए, मेहर मेहर मतलब, तो अगर हम बात करें इनमें से कौन सा कथन मेहर से संबंधित नहीं है, तो ये है 2015 में इसे पवित्र स्थल घोषित किया गया, जबकि इसे पवित्र स्थल बहुत पहले घोषित कर दिया गया था 2008 में। तो अगर हम बात सॉरी 2008 में नहीं, इसका ईयर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन 2015 तो नहीं है, ये आपको पता चल गया। इसके बाद अगर हम बात करें अलाउद्दीन खान का कार्यस्थल है मेहर, तो ये सही है। गोला मठ मंदिर कहाँ पर है? गोला मठ मंदिर मेहर पे है, तो ये भी सही है। और मेहर किस जिले के अंदर आता है? सतना जिले के अंदर आता है। मेहर मीन्स मेहर। और देखिए, मेहर को अभी प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट के लिस्ट में रखा गया है कि इसे जिला बना दिया जाएगा। ये किसने किया था? ये काम किया था जब हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार आई थी एमपी में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो ममलेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है ओमकारेश्वर में। नेक्स्ट बात करें, कुमार गुप्त को शरतकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में कहा गया था? तुमेन जो अभिलेख है, तुमेन जो हमारा इंस्क्रिप्शन है उसमें जो कुमार गुप्त हैं, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के बेटे हैं, उन्हें क्या कहा गया? शरतकालीन सूर्य की भांति। ठीक है। किसे समुद्रगुप्त का स्वप्न भोग नगर कहा गया है? तो समुद्रगुप्त का स्वप्न भोग नगर एरन को कहा गया। एरन कहाँ है? सागर में। नेक्स्ट बात करें, पद्मगुप्त द्वारा रचित किस किताब में परमार वंश की जानकारी मिलती है? तो पद्मगुप्त द्वारा जो किताब रचित की गई थी नवाशंकचरित, इसमें परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगर बात करें मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है? तो मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है।
नेक्स्ट बात करें रानी दुर्गावती की समाधि किन राजाओं द्वारा निर्मित की गई थी। तो रानी दुर्गावती की जो समाधि है वो कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्मित की गई थी। तानसेन का मकबरा किस शैली में निर्मित है। तो तानसेन का मकबरा मुगल शैली में निर्मित है। नेक्स्ट बात करें राजा जीजाजी राव का कलात्मक राजमहल का क्या नाम है। तो राजा जीवाजी राव का कलात्मक जो राजमहल है उसका जो नाम है वो क्या है, मोती महल। रायसेन दुर्ग में स्थित कौन सा महल है। तो रायसेन दुर्ग में स्थित जो महल है उसका नाम है इत्तेदार महल। इत्तेदार का महल वह कौन सा महल है जहां से पूरा धार नगर दिखाई देता है। तो जो खरबूजा महल है वहां से पूरा का पूरा धार नगर दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करें तुलसी संग्रहालय, सॉरी तुलसी नहीं है, तुलसी है, ठीक है। तुलसी जो म्यूजियम है वो कहाँ है। तो वो है रामवन सतना में। नेक्स्ट बात करें उदयगिरी की किस गुफा में वराह की विशाल प्रतिमा है। तो जो गुफा नंबर उदयगिरी की गुफाएं कहाँ है, वो विदिशा में है। और यहाँ से जो वराह की विशाल प्रतिमा है वो कौन सी गुफा नंबर से मिलती है। तो वो गुफा नंबर 5 से मिलती है। टोटल कितनी गुफाएं उदयगिरी में, टोटल 20 गुफाएं हैं। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में है, टोटल 20 गुफाएं, उसमें से जो गुफा नंबर 5 है वहां पर से वराह की विशाल प्रतिमा मिलती है। नेक्स्ट बात करें किस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो असीरगढ़ का जो किला है जिसे अहीर राजा ने बनवाया था उसे ही दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म स्थान क्या है। तो ये होशंगाबाद है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की एक वीडियो अपलोड है, आप उसे जरूर से जरूर देख लें। सिंध नदी मध्य प्रदेश के कौन से राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। तो जो कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें से सिंध नदी, सिंध या काली सिंध बोल दो, वो नदी मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। नेक्स्ट बात करें प्रदेश का पहला हिंदी अखबार कौन सा था। तो प्रदेश का जो पहला हिंदी अखबार है वो मालवा अखबार है। भारत में पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था। तो भारत में पहला जो झंडा सत्याग्रह है वो जबलपुर से शुरू हुआ था। यह भी आपने पढ़ा था पहले भी। तो भारत में जो पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ, जबलपुर से शुरू हुआ। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग चरण पादुका ग्राम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें तात्या टोपे को फांसी किस वर्ष दी गई। तो तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 में दी गई। नेक्स्ट बात करेंगे वेयर वॉज द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वराह मिहिर बोर्न। तो वराह मिहिर का जन्म कायथा जिले में हुआ था, कायथा में हुआ था, ठीक है। तो वराह मिहिर जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ, कायथा में हुआ। अगर हम बात करें हु मस्ट अवंती इनटू मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर में अवंती को किसने जोड़ा। तो जो शिशुनाग थे उन्होंने क्या किया, अवंती को मगध में जोड़ लिया, ठीक है। और मगध में चेदी महाजनपद को किसने जोड़ा था। तो वो जोड़ा था हमारे वो पद्मानंद ने, ठीक है। और अवंती को मगध में किसने जोड़ा, तो वो शिशुनाग ने। नेक्स्ट बात करेंगे वेयर आर एविडेंस ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल साइट फाउंड। तो जो सिरनी और रीवा है वहां पर से हमको मेगालिथिक ब्यूरियल साइट, मतलब जो बड़े बड़े पत्थरों की जो दफनाने के लिए जगह बनी होती है उसके एविडेंसेस हमको कहाँ से मिले हैं, सिरनी एंड रीवा से। सिरनी एंड रीवा से हमको एविडेंस ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल साइट मिले हैं, ठीक है। फ्रॉम वेयर वी गॉट कॉइन ऑफ समुद्रगुप्त बेरिंग द कांच, ठीक है। तो जो विदिशा है, विदिशा से हमको समुद्रगुप्त के वो सिक्के मिले हैं जिनमें कांच लिखा हुआ है। और कांच जो था वो समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था, ठीक है, ये याद रखना है। विच पेयर ऑफ मध्य प्रदेश डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल नॉट करेक्टली मैच। तो देखो परमार डायनेस्टी की कैपिटल धार थी, ये सही है। अगर औलिकर डायनेस्टी की बात करें तो इसकी कैपिटल जो थी राजधानी दसपुर थी। कलचुरी डायनेस्टी की राजधानी त्रिपुरी थी। अगर परिवर्जक डायनेस्टी की बात करें तो इसकी राजधानी विदिशा थी, नॉट पेशनगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो ये याद रखना है परमार डायनेस्टी की राजधानी धार है, औलिकर डायनेस्टी औलिकर राजवंश की दसपुर है, कलचुरी डायनेस्टी की त्रिपुरी है। और अगर परिवर्जक डायनेस्टी की बात करें तो इसकी बेस नगर नहीं है, क्या है, उच्चकल्प है। उच्चकल्प जो है इसी को उच्चहरा, आज के टाइम पे जो उच्चहरा है सतना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसी को
पहले उच्चकल्प बोलते थे, वही परिव्रजक डायनेस्टी की राजधानी है। मैंने कुछ और बोला था क्या, विदिशा बोल दिया था, तो वो गलत है। आंसर क्या होगा, उच्चकल्प मीन्स उच्चहरा, परिव्रजक डायनेस्टी की राजधानी है। नेक्स्ट बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी, तो चंदेल डायनेस्टी के फाउंडर नन्नुका है। अगर बात करें रानी दुर्गावती म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये जबलपुर में है। विच टूरिस्ट प्लेस इज नॉन एज द गो डाउन ऑफ बीट, गो डाउन ऑफ बीट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मालवा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज इन मांडू, तो मांडू में रानी रूपमती का महल है, अशरफी है एंड दाई, तीनों ही स्थित है। अशरफी महल, रानी रूपमती महल एंड दाई महल, ये तीनों मांडू में स्थित है। मांडू इज द प्लेस ऑफ बाज बहादुर शाह। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अमंग दीज हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ महाराजा दौलत राव सिंधिया, महाराजा दौलत राव सिंधिया के कोर्ट पोएट कौन थे, तो वो थे पद्माकर। बाणभट्ट ने क्या लिखा, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी, हर्षचरित, पार्वती परिणय, ये सारी बुक्स लिखी हैं। नेक्स्ट बात करें, चांद का मुंह टेढ़ा, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो गजानन मानव मुक्ति बोध के द्वारा चांद का मुंह टेढ़ा कृति लिखी गई थी। अगर बात करें चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी, तो चंदेल वंश की स्थापना नन्नूक राजा ने की थी। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सूरज सेन ने करवाया था। अगर बात करें सांची के स्तूप पे किसकी अस्थियां रखी गई हैं, तो सारिपुत्र एंड महामोगलायन, इन दोनों की अस्थियां सांची के स्तूप के अंदर रखी गई हैं। देखो स्तूप जो था ना, वो ना इसी से रिलेटेड होता था कि वहां पे ना जब कोई मर जाता था तो उसको स्तूप से दर्शाते हैं। तो वही जो सांची का स्तूप है उसके अंदर किसकी अस्थियां हैं, सारिपुत्र एवं महामोगलायन की अस्थियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, मध्य प्रदेश हैज व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, उष्ण मतलब सब ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, नो ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंधीय, अर्ध उष्ण कटिबंधीय बोल सकते हैं। तो ये हमारा मध्य प्रदेश का क्लाइमेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, बाय विच बैटल ब्रिटिश टुक कंट्रोल ऑन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन सा वो युद्ध हुआ था, कौन सा बैटल हुआ था जिसके बाद ब्रिटिश ने मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के रीजन पे, क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो वो एंग्लो मराठा वार था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, हाउ मेनी टाइम प्रेसिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 टाइम्स लगाया जा चुका है। जौहर कुंड किस किले में स्थित है, तो जो चंदेरी का किला है वहां पे जौहर कुंड स्थित है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल एमपी में 3 टाइम लगा है। जौहर कुंड जो है वो कहाँ है, चंदेरी के किले में है। अगर बात करें पीर बुधान का मकबरा कहाँ है, तो पीर बुधान का मकबरा शिवपुरी में है। पावागिरी क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए पावागिरी में एक शक्तिपीठ है, सही बात है। दतिया में है, ये भी सही बात है। 1920 में इसकी एक स्थापना हुई थी, तो ये भी सही है। ठीक है, और स्वामी किसने, श्री स्वामी जी ने इसकी स्थापना की थी, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, मतलब सभी सही हैं। तो पावागिरी एक शक्तिपीठ है जो कि दतिया जिले में है, जिसकी स्थापना 1920 में स्वामी जी के द्वारा की गई थी। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट बात करें, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी, तो त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। मध्य प्रदेश होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो मल्हार राव होलकर ने होलकर राजवंश की स्थापना की थी। अगर बात करें 1857 का विद्रोह सबसे पहले मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुआ, तो 1857 का विद्रोह जो है सबसे पहले मध्य प्रदेश के नीमच जिले में हुआ, और कब हुआ, जून में हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से महापाषाण स्मारक पाए गए हैं, तो वो रीवा और सिवनी और रीवा से पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान से गुप्त काल के सोर्सेस पाए गए हैं, तो निन्नौर से पाए गए हैं गुप्त काल के सोर्सेस। अगर बात करें मध्य प्रदेश के किस जिले से लौह युगीन धूसर मृदबांड पाए गए हैं, मतलब ग्रे कलर के जो पॉटरीज हैं वो पाए गए हैं
मतलब आयरन एज की जो ग्रे कलर की पॉटरीज हैं वो मध्य प्रदेश के किस जिले से पाई गई हैं? तो वो है मुरैना जिले से। ठीक है, मतलब ग्रे कलर आप जानते हो उस कलर के जो बर्तन हैं। ठीक है, आयरन एज में जो ग्रे कलर के मृदभांड थे, बर्तन थे, वो कहाँ से पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में, तो वो मुरैना से पाए गए हैं। नेक्स्ट बात करें, परमार डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, तो उपेंद्र कृष्णा राजा द्वारा परमार डायनेस्टी को स्थापना की गई थी। अगर बात करें सैल डायनेस्टी वॉज फंक्शन इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, जो सैल डायनेस्टी है वो कब से फंक्शनल हुई, कौन मध्य प्रदेश के कौन से शासनकाल से? तो वो हुई महाकौशल रीजन से। नेक्स्ट बात करें, विच गुप्ता रूलर वॉज ऑल्सो नॉन एज सारादित्य, तो कुमार गुप्त को शारादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये लोकल गवर्नर थे कहाँ के? विदिशा के। नेक्स्ट बात करें, और कुमार गुप्त थे कौन? तो कुमार गुप्त थे चंद्रगुप्त द्वितीय, मतलब विक्रमादित्य के पुत्र। द मुंजा सागर इन धार वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये बागपति मुंजा के द्वारा बनाया गया था और इन्हीं के नाम पे इस सागर का नाम मुंजा सागर रख दिया गया। मुंजा सागर है कहाँ? तो ये है धार में। फ्रॉम विच प्लेस द राघोली कॉपर इंस्क्रिप्शन वर फाउंड, जो राघोली कॉपर मतलब राघोली का जो ताम्र शिलालेख है वो कहाँ से पाया गया? तो ये बालाघाट से पाया गया। नेक्स्ट बात करें, हु वॉज द फाउंडर ऑफ चंदेला डायनेस्टी, तो चंदेला डायनेस्टी के फाउंडर जो है वो कौन है? वो है नन्नू का। अगर इत्तेदार महल की बात करें तो ये कहाँ है? ये है रायसेन में। आदमगढ़ की गुफा कहाँ है? तो ये होशंगाबाद में। चंदेरी का किला, आदमगढ़ की गुफाएं होशंगाबाद में। चंदेरी का किला किस नदी के किनारे है? तो ये बेतवा नदी के किनारे है। अगर बात करें विच फोर्ट कंसिडर द बेस्ट एंड इनविंसिबल फोर्ट ऑफ मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया के बारे में अगर हमें, मेडिवल इंडिया का जो सबसे बेहतरीन जो किला है वो कौन सा है? तो कालिंजर फोर्ट है। ठीक है, अगर बात करें कि तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, तो वो है शिवपुरी में। वेयर इज सास बहू टेम्पल लोकेटेड, तो सास बहू मंदिर जो है वो ग्वालियर में है। शेरशाह डाइड ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन, तो जब कालिंजर के किले का निर्माण चल रहा था उस टाइम पे शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा है? शेरशाह डाइड ड्यूरिंग विच एक्सपेडिशन, मीन्स जो शेरशाह है वो मतलब कौन सा अभियान चल रहा था उस टाइम जब शेरशाह की मृत्यु हुई? तो जो कालिंजर अभियान था उस टाइम पे शेरशाह की मृत्यु हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन डाइड इल्तुतमिश अटैक्ड ऑन ग्वालियर, तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने ग्वालियर पर कब अटैक किया? व्हेन डिड इल्तुतमिश अटैक्ड ऑन ग्वालियर, मतलब ग्वालियर पर जो इल्तुतमिश है उन्होंने कब अटैक किया? तो 1231 ईस्वी में, 1231 एडी में ग्वालियर पर इल्तुतमिश के द्वारा आक्रमण किया गया। इन 1728 व्हेन बाजीराव पेशवा अटैक्ड ऑन मालवा, हु वाज द रूलर ऑफ मालवा, मतलब देखो 1728 में बाजीराव पेशवा ने मालवा पे अटैक किया था, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि 1728 में बाजीराव पेशवा ने मालवा पर अटैक किया था। अब पूछ रहा है कि जब उन्होंने अटैक किया तो उस टाइम पे मालवा का रूलर कौन था? तो उस टाइम पे मालवा के राजा थे गिरधर बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू पुरानिक अकाउंट्स द हायया वर द अर्लीस्ट रूरल अवंती, मतलब जो पुराण है उनके अनुसार देखें तो हायया जो थे वो अवंती के सबसे पहले शासक थे जिन्होंने खालिस्तान क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मतलब कि देखो जो पुराण तो उनके अनुसार क्या है कि अवंती के सबसे पहले शासक हायया थे, और ये पूछा जा रहा है कि हायया जो थे उन्होंने किसके क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो वहां पे कौन थे? नागास थे। नागों के, नागवंश जो था उनका जो एरिया था उस पर कब्जा करके है अवंती में सबसे पहले जो राज्य स्टार्ट हुआ वो हायया का हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पश्चिमी प्रांत का राज्यपाल कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो वेस्टर्न प्रोविंस था उसके राज्यपाल थे पुष्यगुप्त। ठीक है,
पुष्यगुप्त थे। और जो वेस्टर्न प्रोविंस था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जो वेस्टर्न प्रोविंस था वो किसे बना दिया गया था? अवंती को बना दिया गया था, याद रखना है आपको। विच वन इज नॉट द वाइफ ऑफ सम्राट अशोका? तो चंदा बस उनकी वाइफ नहीं थी, बाकी कुरुवाकी, पद्मावती और महारानी देवी ये तीनों अशोक की वाइफ थी। अगर झंडा सत्याग्रह की बात करें तो एमपी में कहाँ से स्टार्ट हुआ? जबलपुर से स्टार्ट हुआ। कौन से सन में? 1923 में। नेक्स्ट बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट असीरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड? तो बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला है जो कि अहीर राजा द्वारा बनवाया गया। हु वॉज नॉट अ रूलर ऑफ परमार डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी का कौन सा रूलर नहीं है? तो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए। परमार डायनेस्टी के रूलर है उपेंद्र मुंज भोज, ये परमार डायनेस्टी के मेन रूलर हैं। जो गंगदेव या धंगदेव इन्हीं को कहा जाता है। तो ये जो है परमार धंगदेव जो है वो परमार डायनेस्टी से थे, लेकिन यहाँ क्या दिया है? गंगदेव, तो ये नहीं होंगे, ठीक है। अबुल फजल की हत्या किस दुर्ग में की गई थी? तो ओरछा दुर्ग में अबुल फजल की हत्या की गई थी। नेक्स्ट बात करें, बघेलिन महल किस नदी के किनारे पर है? तो बघेलिन महल नर्मदा नदी के किनारे पर है। हवा महल किस सदी में बनवाया गया? तो हवा महल 11वीं सदी में बनाया गया। नेक्स्ट बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट असीरगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड? तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में है, ठीक है। परमार डायनेस्टी के रूलर उपेंद्र मुंज भूंज धंगदेव ये सारे थे, ज्ञान गंगे देव नहीं थे। अबुल फजल की हत्या किस दुर्ग में हुई? तो वो था ओरछा दुर्ग। बघेलिन महल किस नदी के किनारे पर है? तो वो नर्मदा। हवा महल किस सदी में बनाया गया? वो है 11वीं सदी। अगर बात करें कि चतुर्भुज टेम्पल जो है ओरछा की, वो किसने बनवाया? तो राजा मधुकर ने चतुर्भुज टेम्पल ऑफ ओरछा, मतलब ओरछा की जो चतुर्भुज मंदिर है वो राजा मधुकर के द्वारा बनवाई गई। राजी बाजी सिस्टम ऑफ मैरिज इज प्रिवलेंट इन विच ट्राइब? जो राजी बाजी सिस्टम है शादी का वो कौन सी जनजातियों में प्रचलित है? तो कोरकू जनजाति के अंदर राजी बाजी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रचलित है। नेक्स्ट बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सबकास्ट ऑफ बैगा? तो रेमायना जो है वो बैगा की सबकास्ट है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं स्पिरिचुअल, इंडियन स्पिरिचुअल के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट बात करें, हरिशंकर परशाई का संबंध किससे है? तो ये है होशंगाबाद से। आलाखंड के लेखक कौन है? तो आलाखंड के लेखक हैं जागनिक। बात करें सूर्य मंदिर की, तो सूर्य मंदिर बंधु बर्मन के द्वारा बनवाया गया। अगर बात करें मुंज सागर, तो ये बगपति मुंज के द्वारा बनवाया गया। कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया। और खजुराहो की जो टेम्पल्स है वो धंगदेव के द्वारा बनवाया गया। तो ये चारों एकदम करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। उज्जैनी के पहले शासक कौन थे? तो उज्जैनी के पहले शासक नागभट्ट थे, ठीक है। इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक नहीं है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य के कौन कौन से रत्न थे ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको ये पता होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के कौन कौन से रत्न थे तभी आप पता लगा पाओगे। तो देखो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था देवराज, तो ये इसके रत्न तो हो नहीं सकते, जाहिर सी बात है। तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग आंसर। कालिदास, अमर सिंह, घटकारा पारा ये सारे इनके नवरत्न में से एक थे, लेकिन देवराज तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम था, ठीक है। हंस अटैक्ड मध्य प्रदेश बट डिफीटेड बाय, जो हंस थे उन्होंने पहले अटैक किया था मध्य प्रदेश पे, तो उनको किसके द्वारा हरा दिया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा, ठीक है। गोविंद थर्ड वॉज अ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। गोविंद जो है वो एक राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड है। हु डिफीटेड बाय, तो गोविंद थर्ड जो थे वो उन्हें जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं उन्हें किसके द्वारा डिफीटेड किया गया? तो नागभट्ट के द्वारा गोविंद तृतीय को हराया गया। हु वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी? तो कलचुरी डायनेस्टी के जो इंडिपेंडेंट रूलर है तो वो इनमें से कोई नहीं है।
नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस क्रांतिकारी का संबंध मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से रहा है? तो वो है टंट्या भील। नेक्स्ट बात करें, तात्या टोपे किस राजा के विश्वासघात के कारण पकड़े गए थे? तो राजा मानसिंह, क्योंकि ये राजा मानसिंह ने इन्हें धोखा दे दिया था, इस कारण से तात्या टोपे पकड़े गए थे। मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह से निम्न में से किस क्रांतिकारी का सहयोग नहीं रहा है? तो देखो, सेठ गोविंददास, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, दुर्गा शंकर मेहता, इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह से रहा है। मास्टर लाल सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के नमक सत्याग्रह से नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, इन 1350 एडी अलाउद्दीन खिलजी सेंट होम टू अटैक मालवा। मालवा में अटैक करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? तो इल उल मुल्क को उन्होंने भेजा था। कहाँ? मालवा में अटैक करने के लिए। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट दीवान ऑफ होलकर स्टेट ऐसा ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट के रूप में होलकर के पहले दीवान कौन थे? तो वो थे तात्या जॉक। हु एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट नवाबी इन भोपाल। तो भोपाल में इंडिपेंडेंट नवाबी किसने एस्टैब्लिश की? तो दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, एक स्वतंत्र नवाबी भोपाल में एस्टैब्लिश की। हु इज द राइटर ऑफ नवशासंस्कृता। तो वो है परिमर। परिमर इज द राइटर ऑफ नवशासंस्कृता। नेक्स्ट बात करें, नवशासंस्कृता के लेखक कौन है? यही था पीछे, तो वो है परिमल। Which ruler of Malwa is famous for the advancement upgrading of music and fine art? That is बाज बहादुर। मालवा का कौन सा शासक संगीत और कला की उन्नति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है बाज बहादुर। Who defeated King विक्रमाजीत तोमर of ग्वालियर in 1517 AD? 1517 AD में किसने विक्रमाजीत तोमर को, ग्वालियर के जो राजा विक्रमाजीत तोमर थे, उनको हराया? तो वो है इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट बात करें, 1517 ईस्वी में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया? तो वो है इब्राहिम लोदी। Which fort is नरसिंहपुर was built in संग्राम शाह ओनर for conquering 52 forts? मतलब जो कौन सा जो किला है नरसिंहपुर में, जिसे संग्राम शाह के द्वारा, संग्राम शाह ने जब 52 किलो को जीत लिया था, तो उनके द्वारा नरसिंहपुर में एक किला बनवाया गया था। उसका नाम क्या है? तो वो है चौरागढ़ का किला। Who is known as the Robin Hood of निमाड़? तो भीमा नायक है। नेक्स्ट है, in 1930 on the call of महात्मा गांधी who started the जंगल सत्याग्रह in बैतूल? तो सरदार गंजन सिंह कोरकू ने गांधी जी के बोलने पर 1930 में जंगल सत्याग्रह स्टार्ट किया था। कहाँ से? बैतूल से। शौकत महल कहाँ है? तो शौकत महल है भोपाल में। उदयगिरी की पहाड़ी निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, उदयगिरी की पहाड़ी हमें पता है कि वो कहाँ है? विदिशा में है। ठीक है, तो रायसेन जिले में स्थित है, तो गलत हो गया। यह गुफाएं केवल जैन धर्म से संबंधित है, ये भी गलत है। गुफा नंबर 5 है, बराक की विशाल प्रतिमा है, ये तो सही बात है, हमने पहले भी पढ़ा है। ये गुफाएं ईसा चौथी पातशे में बनाई गई, ये भी 5वीं शताब्दी में बनाई गई, तो ये भी सही है। नाम मेहर को किस वर्ष पवित्र शहर घोषित किया गया? तो मेहर को 2005 में पवित्र शहर घोषित किया गया, और पहले हमने पढ़ा था तो उसमें 2015 लिखा था, इसलिए वो गलत था। मेहर को पवित्र नगर 2005 में घोषित किया गया था। बात करें बाघ की गुफाओं में रंग महल किसे कहा जाता है? तो गुफा नंबर 4 को रंग महल कहा जाता है। गरीबों का तीर्थराज किसे कहा गया है? तो गरीबों का तीर्थराज राजिम को कहा गया है। ठीक है, असरफी महल किस कला का उदाहरण है? तो असरफी महल अफगानी कला का उदाहरण है। मध्य प्रदेश में क्वार्टजाइट से बने हाथ कुल्हाड़ी की खोज कहाँ से की गई है? तो नर्मदा और बेतवा नर्मदा घाटी से। आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आदमगढ़ पहाड़ियां मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। चित्रित धूसर निर्माण किस युग से संबंधित है? तो ये लौह युग से संबंधित है। मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहते हैं? तो होशंग शाह का मकबरा, इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल कहा जाता है। 1817 का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो 3 जून 1817 को
1857 का विद्रोह शुरू हुआ।